आपकी पहली क्लास होगी उस दिन आपका एग्जाम होगा मिड टर्म का। ठीक है जनाब। और इसलिए आप रमज़ान के महीने में उसकी तैयारी करते रहिएगा ताकि आपका कोर्स का लोड ज़्यादा ना हो। सर दोबारा रिपीट कर देंगे एक दफ़ा। अभी ये अप्रैल के सेकेंड वीक में आपकी क्लासेस ऑफ हो जाएंगी। रमज़ान में क्लासेस नहीं होती हैं, तो ओके इसलिए सर, तो पेपर रमज़ान के बाद या उससे पहले? रमज़ान के फौरन बाद जो आपकी पहली क्लास होगी उस दिन आपका मिड टर्म होगा। ठीक है। तो सर हमें तैयारी कैसे करनी होगी, वही बुक से या आप बता देंगे? बुक से तैयारी करें और मेरे लेक्चर्स में आप लोगों को भेज दूंगा, वो सुने। वजह उसकी ये है कि किताब तो इन्होंने ब्रीफली लिख दिया है कि वैल्यू चेन। अब वैल्यू चेन एनालिसिस तो समझना ज़रूरी है कि है क्या, वो मैं आपको लेक्चर्स में समझा दूंगा। तो लेकिन आप लोगों के लिए ज़रूरी होगा कि आप लोग ज़रा लेक्चर्स को सुने बार बार, तो फिर वो जो किताब में जो चीज़ें मेंशन ब्रीफली हैं वो आपको सही से समझ में आएंगी। अच्छा ओके। सर, जो हमारे सेशनल्स होते हैं 40, तो उसके क्या ब्रेक डाउन है? 40 में से अभी आप लोगों को मैंने असाइनमेंट नहीं दिया है, राइट? जी सर, असाइनमेंट क्विज कुछ नहीं हुआ अभी। अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, तो आपका जो है वो 20 मार्क्स का मिड टर्म होगा और 20 मार्क्स के असाइनमेंट में आप लोगों को दूंगा इंशाल्लाह, और क्विज। ठीक है। पहले पढ़ना तो शुरू करें ना इसको आप लोग। ओके। और फाइनल फिर ठीक है 60 मार्क्स का होगा, तो ये याद रखिएगा। और ये रमज़ान के फौरन बाद जो पहली क्लास होगी उसमें आपका मिड टर्म होगा। राइट। ओके सर। ओके, थैंक यू। Now we are on this chapter 2, strategic procurement and supply chain management। देखिए, जो इस किताब के अंदर जिस चीज़ को इन्होंने कोशिश की है वो ये की है कि प्रोक्योरमेंट को बताया जाए कि किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी का क्रिटिकल पार्ट है। अब प्रोक्योरमेंट को ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेटजी का क्रिटिकल पार्ट समझने के लिए ज़रूरी है कि आप कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट समझें। फिर क्या क्या परचेजिंग स्ट्रेटजी हो सकती हैं जिसके जो कि स्ट्रेटेजिक चॉइसेस के साथ अलाइन हो सकते हैं। फिर सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या फ़र्क है। बहुत सारे जो परचेजिंग होती है वो सेंट्रलाइज्ड होती है, बहुत सारी परचेजिंग डिसेंट्रलाइज्ड होती है। दोनों के अपने मेरिट्स हैं, वो हम अपनी जगह पे उसको डिस्कस करेंगे। फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो बेसिकली बनाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर इसलिए बनाते हैं कि वो हम स्ट्रेटजी को सपोर्ट करने के लिए बनाते हैं। जैसी स्ट्रेटजी होती है वैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं, और जब ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी चेंज होती है तो सीधी तौर पे स्ट्रक्चर भी चेंज होना चाहिए। लेकिन स्ट्रक्चर चेंज करने में चूंकि थोड़ा सा रेजिस्टेंस आता है, कल्चरल मसला होता है, तो स्ट्रक्चर्स को ग्रेजुअली चेंज किया जाता है। लेकिन जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो स्ट्रक्चर्स को रखते ही इतना फ्लेक्सिबल, जिसको हम कहते हैं फ्लूइड स्ट्रक्चर रखते हैं। वो अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से फॉरेन स्ट्रक्चर को चेंज कर देते हैं। फिर वेरियस टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में परचेजिंग का मुकाम क्या है वो डिस्कस करेंगे। फिर कंसीडर कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, वो कैसे मैनेज किया जाता है, और वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशंस क्या होती हैं। जैसे एप्पल को अगर हम लें तो एप्पल एक बहुत बड़ी कंपनी है, वॉलमार्ट एक बहुत बड़ी कंपनी है, लेकिन ये वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन भी है, क्योंकि इसके लिए दुनिया में हजारों कंपनियां हैं जो काम कर रही होती हैं। वो बेसिकली इसी के लिए काम कर रही होती है, तो इसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, तो दे आर पार्ट ऑफ दिस वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे बाइकिया का पार्ट है सारे बाइक्स जो वहाँ पे चलते हैं, लेकिन ये कि कोई भी बाइक उनका एसेट नहीं है, ना ड्राइवर उनके पेरोल पे है, तो इसलिए इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस वर्चुअल ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। अच्छा, सप्लाई चेन के ऑल्टरनेटिव मॉडल्स भी देखेंगे हम। फिर टोटल सप्लाई चेन को इंटीग्रेट करना क्यों जरूरी है सिस्टम के साथ, वी विल डिस्कस दैट एज वेल। और फिर फॉर प्राइमरी सप्लायर से लेकर के अल्टीमेट यूजर तक किस तरह मूव होता है,
सप्लाई चेन में प्रोडक्ट, वो विल लुक इनटू दैट एज वेल। फिर एथिक्स, एथिक्स एक सीरियस कंसर्न है, शुरू से कंसर्न रहा है। अब ऑर्गेनाइजेशन में बाकायदा इसके ऊपर एम्फेसाइज किया जाता है क्योंकि शेयर होल्डर्स की डिमांड है। हम परचेजिंग में एथिक्स का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए वी विल लुक इनटू दैट एज वेल कि एथिक्स का क्या रोल है। और उसके साथ साथ एनवायरनमेंट आ जाता है। एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हमारे एथिक्स का हिस्सा है। अब बहुत सारी लीगल ऐसी चीज़ें हो गई हैं जिसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको एनवायरनमेंट को टोटलिटी के कंसर्न में देखें। अच्छा, स्ट्रेटेजिक प्रोक्योरमेंट जो है वो उस सूरत में होती है कि देखिए परचेजिंग के बेसिकली 3 लेवल्स हैं, स्ट्रेटेजिक, टैक्टिकल और ऑपरेशनल लेवल, जो नीचे फिगर 2.1 में दिखाया है। अभी हम उसके ऊपर आते हैं। तो इस तीनों लेवल को समझना ज़रूरी है। जब स्ट्रेटेजिक लेवल का मतलब ये हुआ कि ये बेसिकली पार्ट है ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी का। तो प्रोक्योरमेंट स्ट्रेटजी इज ड्राइव फ्रॉम द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजी, और फिर उसका जो फंक्शनल हिस्सा है दैट इज टैक्टिकल, और उसमें जो डिफरेंट फंक्शंस है दैट इज ऑपरेशनल। तो अब परचेजिंग को चूंकि एज ए फंक्शन ट्रीट किया जाता है जो ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू ऐड कर रहा है, जो फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू ऐड करता है उसका रोल स्ट्रेटेजिक हो जाता है। तो अच्छा जनाब, एक चीज और ध्यान में रखिएगा, क्योंकि रमजान का टाइम मगरिब की नमाज का टाइम चेंज हो रहा है, इसलिए थोड़ा सा मैं ज्वाइन करने में थोड़ा बहुत डिले हो सकता है, क्योंकि अब आगे की तरफ जा रहा है रमजान का टाइम, मगरिब की नमाज का टाइम। अच्छा, तो स्ट्रेटेजिक लेवल पे जाहिर है कि परचेजिंग में रिसर्च भी होती है ताकि फ्यूचरिस्टिक स्टेप लिए जा सकते हैं, इसमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग भी होती है। अच्छा, फिर उसके बाद अवेलेबिलिटी प्रिडिक्शन मॉडल्स होते हैं जिसमें आप प्रिडिक्ट करते हैं कि आपको जो प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट है वो किस लेवल पे किन महीनों में अवेलेबल होगी, और उससे आप ज़ाहिर है पॉलिसी बनाते हैं। स्ट्रेटेजिक लेवल पे पॉलिसीज बनाए जाते हैं। देन यू सी कि आप सिंगल सोर्सिंग करना चाहते हैं, मल्टीपल सोर्सिंग करना चाहते हैं। उसके अलावा रेसिप्रोकल ट्रेडिंग भी हो सकती है। बाज़ लोगों से आप कोई चीज़ खरीदते हैं तो उसके बदले में आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रोडक्ट्स दे सकते हैं, तो रेसिप्रोकल ट्रेडिंग कहलाती है। जैसे चाइना में बाओ स्टील और एसकेएफ के दरमियान एग्रीमेंट है कि बाओ स्टील से एसकेएफ स्टील खरीदता है और इन रिटर्न बाओ स्टील उनसे बेयरिंग खरीदता है। तो इस तरह से इनकी रेसिप्रोकल ट्रेडिंग होती है। और उसके अलावा एथिक्स भी स्ट्रेटेजिक लेवल पे ही डिस्कस किए जाते हैं, अभी भी डिस्कस किए जाते हैं। फिर पोस्ट टेंडर नेगोशिएशन, आपको सेपरा पेपरा में तो लिमिटेशंस हैं कि आप पोस्ट टेंडर नेगोशिएशन नहीं कर सकते, लेकिन पोस्ट टेंडर नेगोशिएशन इज़ वेरी कॉमन, और वो पार्ट होता है नेगोशिएशन प्रोसेस का। और जो प्रोक्योरमेंट मैनेजर की जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है वो होती है टेंडर नेगोशिएशन। फिर टैक्टिकल लेवल पे आप देखते हैं कि आपके बाइंग मेथड्स क्या होंगे, क्योंकि आप मल्टीपल बाइंग मेथड्स अप्लाई कर सकते हैं, नेगोशिएट कर सकते हैं, बजटिंग कर सकते हैं, इंटरफेस डेवलपमेंट करते हैं। इंटरफेस डेवलपमेंट का क्या मतलब होता है कि आप अपने और सप्लायर के दरमियान इंटरफेस बनाते हैं। इलेक्ट्रॉनिक इंटरफेस होता है, लेकिन ये मैनुअल इंटरफेस भी हो सकता है जिसमें आप एसओपीज डिफाइन करते हैं कि किस तरीके से आप अपने सिलेक्टेड पार्टनर से, सप्लायर से परचेज करेंगे। फिर स्टाफ डेवलपमेंट, आप अपने स्टाफ को ट्रेनिंग देते हैं, एजुकेशन देते हैं, एक्सपोजर देते हैं ताकि वो फ्यूचर के रोल्स के लिए डेवलप हो सके। फिर कॉन्ट्रैक्टिंग, आजकल कॉन्ट्रैक्टिंग काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड साइंस बन गई है। रीज़न इज़ कि आप कॉन्ट्रैक्टिंग न सिर्फ नेशनल लेवल पे करते हैं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी करते हैं। उसमें मल्टीपल कंट्रीज़ के लॉ अप्लाई हो सकते हैं, तो यू नीड टू लुक इनटू दैट विद दैट पर्सपेक्टिव इन माइंड, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव। फिर आप जब किसी सप्लायर से लॉन्ग टर्म में काम करते हैं तो कौन कौन सी कॉस्ट रिडक्शन टेक्निक्स हैं जो कि आप यूज़ कर सकते हैं। ऑपरेशनल लेवल यानी डे टू डे लेवल पे आप क्या करते हैं कि जनाब आपके जो परचेजेस हैं उसको एक्सपेडाइट करते हैं कि जल्द अज जल्द आ जाए, उसके लिए आप
फॉलो अप करते हैं, नेगोशिएशंस करते हैं, फ़ोन कॉल्स करते हैं, ईमेल्स करते हैं, तो इस तरीके से आप एक्सपेडाइट करते हैं। फिर रिकॉर्ड्स एंड सिस्टम्स जो होते हैं, मेंटेनेंस, जिस तरह के रिकॉर्ड्स आप मेंटेन करते हैं वो ऑपरेशनल लेवल का पार्ट होता है। जो सप्लायर्स की इनवॉइसेस आई हुई होती हैं पेमेंट के लिए, उसे आप रेगुलर बेसिस पे क्लियर कर रहे होते हैं। रिक्विजिशन हैंडलिंग कर रहे होते हैं कि आपके पास कोई रिक्वेस्ट आई हुई है, मेंटेनेंस ने, प्रोडक्शन ने, किसी ने भी भेजा है, ये रिक्विजिशन हैंडलिंग भी आपका पार्ट होता है। इंक्वायरीज और कोटेशंस को देखना भी है आपके, जो आपका पार्ट होता है। प्राइस डिटर्मिनेशन, कि किस प्राइस के ऊपर आप उसे परचेज करेंगे, ये भी पार्ट होता है। और रिटर्न्स होती हैं, बाद आइटम्स आपके पास आते हैं जो एक्सेस क्वांटिटी में होते हैं या उनकी क्वालिटी ठीक नहीं होती है या आपके रिक्वायरमेंट के स्पेसिफिकेशन के मुताबिक नहीं होती है, तो आप उसे रिटर्न करते हैं। तो रिटर्न भी सप्लाई चेन का एक प्रोक्योरमेंट का इम्पॉर्टेंट पार्ट है। कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे आप लोग इसके बारे में तो प्लीज गो अहेड। सर ये जो आपने रेसिप्रोकल ट्रेडिंग का बताया है, ये जी B2B भी कहलाता ना? नहीं नहीं, B2B का तो मतलब ये होता है कि एक B2- बिजनेस दूसरे बिजनेस को सेल करे। अच्छा, जैसे IBM इंटेल को कंप्यूटर सेल करे, इन ठीक है। रिटर्न जो इंटेल उससे है कैश पे, मदरबोर्ड। तो कैश पे करेगा, तो ये तो B2B ट्रेडिंग हो गया। और अगर उससे मदरबोर्ड ले ले तो ये रेसिप्रोकल ट्रेडिंग। ठीक है, ठीक है। तो ये B2C क्या होता है सर? बिजनेस टू कंज्यूमर, जब आप इम्तियाज पे जाते हैं, वो एक अच्छा, बिजनेस है और आप जाकर के जो चीजें खरीदते हैं वो अपने कंजम्पशन के लिए खरीदते हैं, ठीक है सर, ये थैंक यू। B2C कहलाता है। सॉरी, जरा बैटरी डिस्टर्ब कर रहा था। आई थिंक आई नीड टू चेंज दिस बैटरी। ओके, असलम मुस्तफ़ा साहब, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। मैं ठीक हूँ हशमी साहब। संडे को मेरी CSCP की क्लास होती है, इसलिए आई डोंट जॉइन यू ऑन संडे। सर आप सैटरडे को ज्वाइन करते हैं, ऑनर फॉर मी सर, थैंक यू वेरी मच, प्लेजर। अप्रिशिएट। अच्छा जनाब, तो उसके बाद ये तो 3 लेवल्स हैं जिसके ऊपर प्रोक्योरमेंट काम करती है, और तीनों लेवल का इन्होंने लिस्ट डाउन कर दिया है कि क्या क्या चीज़ें हैं। अब आप देखिए कि जो ये प्रोक्योरमेंट जो हॉलिस्टिक व्यू देखें, वो देखेंगे और ये चला है कहाँ से। पहले मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग करते थे कि ऑर्गेनाइजेशन को जो की मटेरियल्स चाहिए उनको किस तरह से प्रोवाइड करेंगे, दैट इज मटेरियल्स रिक्वायरमेंट प्लानिंग। फिर उसके बाद उसे इंटीग्रेट किया गया प्रोडक्शन के साथ, तो इसलिए वो मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्स प्लानिंग हो गया। और फिर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आप और फिर ये सब मिल करके अब इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम के जरिए ERP बन गया है। ERP एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग पहले जो है वो डिफरेंट मेथड से, अब आप ERP के लिए अब आप SAP और Oracle फाइनेंशियल, JD एडवर्ड, इस तरह के सॉफ्टवेयर यूज करते हैं।
और फिर अब ये टोटली सब इंटीग्रेट होकर ई कॉमर्स बन गया है। यानी आपकी एक वेबसाइट होती है, वेबसाइट से आप अपने कस्टमर्स को सर्व कर रहे होते हैं, वहीं से आपके प्रोडक्शन वाले के मटेरियल, रॉ मटेरियल की आप ऑर्डर कर देना चाहिए। प्रोडक्शन वाले प्लान करते हैं कि कौन सा मटेरियल हमें बनाना शुरू कर देना चाहिए। सप्लायर्स भी उसी के साथ लिंक्ड होते हैं, वो भी देखते रहते हैं कि अब हमें कौन से मटेरियल सप्लाई करने हैं, क्योंकि उनके लेवल सेट होते हैं और डिमांड जैसे बढ़ती है या कम होती है उसके हिसाब से दे अंडरस्टैंड कि उनको अब अगले महीने में क्या सप्लाई करना है। और प्रोडक्शन वाले अपना शेड्यूल भी शेयर करते हैं अपने सप्लायर्स के साथ। अब ये ई कॉमर्स पूरा एक इंटीग्रेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम बन गया है, जो कि न सिर्फ ये कि ओनर यूज करता है, यानी बिजनेस खुद यूज करती है, बल्कि उसका रेलेवेंट पार्ट वो शेयर करते हैं अपने पार्टनर्स के साथ भी। तो ये पूरा एक वैल्यू स्ट्रीम पैदा करता है और ये हेल्प करता है लीन और एजाइल सप्लाई चेन मैनेजमेंट को के लिए। लीन कहते हैं जब आप सबसे उसके अंदर से वेस्ट निकाल दें तो दैट इज लीन, और एजाइल सप्लाई चेन वो है जो कि 20% अप या 20% डाउन डिमांड को मैनेज कर सके। और पाइपलाइन मैनेजमेंट का मतलब ये कि पूरे पाइपलाइन में रॉ मटेरियल से लेकर के फिनिश गुड्स जो आपके रिटेल में जा रही है, दैट इज योर पाइपलाइन। ये इट इज डिफरेंट फ्रॉम सेल्स पाइपलाइन। इस पाइपलाइन को कहते हैं प्रोक्योरमेंट, ये अपना सप्लाई चेन पाइपलाइन। तो उसको जितना आप उसको सही तरीके से मैनेज करेंगे, एफिशिएंटली मैनेज करेंगे, स्मूथली मैनेज करेंगे, फ्लो के हिसाब से मैनेज करेंगे जैसे कि जैपनीज मैनेज करते हैं, तो उतना अच्छा आपके बिजनेस में परफॉर्मेंस होगी। फिर वही अभी जो मैंने बात की है, ऐसा एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ सप्लायर, ताकि वो आप एफिशिएंसी भी क्रिएट कर सकें और इफेक्टिवनेस भी क्रिएट कर सकें। एफिशिएंसी का मतलब है कि जब आप लोएस्ट कॉस्ट में किसी चीज को अचीव करें, और इफेक्टिवनेस का मतलब है जब आप अपने डिसाइडेड टारगेट्स को अचीव कर लें, तो दैट इज इफेक्टिवनेस। तो स्ट्रेटेजिक कॉस्ट ऑफ सप्लाई में टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप आ जाता है। ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, व्हाट इज टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। वो हिसाब बताएंगे व्हाट इज टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। हमने इसको डिस्कस किया था इन द पर्सपेक्टिव ऑफ आइसबर्ग। जिस तरह आइसबर्ग होता है, इसी तरीके से टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप होती है। तो उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि देखिए, जो टिप ऑफ द आइसबर्ग नज़र आ रहा है वो बेसिकली प्रोडक्ट की प्राइस होती है, लेकिन उसके साथ और भी कॉस्ट होती हैं, जैसे कि इन्वेंट्री हैंडलिंग कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, मेंटेनेंस कॉस्ट, इंस्टॉलेशन कॉस्ट और लाइफ साइकिल सारी कॉस्ट, रिपेयर कॉस्ट, ये सब कहलाती है टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। तो अब जो प्रोक्योरमेंट किया जाता है उसमें अपफ्रंट प्राइस नहीं देखते, बल्कि ये देखते हैं कि पूरे इसके यूजफुल लाइफ साइकिल में टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप क्या होगी इस प्रोडक्ट की, बिकॉज दैट इज एक्चुअली इम्पॉर्टेंट। मिसाल के तौर पे आप एक सस्ता प्रिंटर खरीद सकते हैं और आप बहुत खुश होंगे मैंने एक सस्ता प्रिंटर खरीद लिया, लेकिन अगर उसी कार्ट्रिजेज आप कंटिन्यूसली एक्सपेंसिव खरीद रहे हैं तो आपकी अल्टीमेटली टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप हाई हो जाएगी। तो इसलिए जब आप प्रिंटर खरीदें तो आप ये देखें कि प्रिंटर की यूजफुल लाइफ 3 इयर्स या 5 इयर्स है, तो उस दौरान आपको कितने कार्ट्रिजेज, कितने मेंटेनेंस, कितने इलेक्ट्रिसिटी, कितने ऑपरेटर कॉस्ट, ये सब चीज़ें उसके ऊपर स्पेंड करेंगे, दैट इज टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। चैप्टर 1 में हमने ये भी डिस्कस किया था, चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ परचेजिंग एंड सप्लाई। यूके में इसको चार्टर का दर्जा दे दिया गया है, रॉयल चार्टर का। जिस चीज़ को ये लोग दर्जा दे देते हैं फिर उसको स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस हो जाती है और गवर्नमेंट फंडिंग होती है। तो पहले तो प्रोक्योरमेंट के जितने भी रिसर्च वगैरह थी उसके ऊपर गवर्नमेंट फंडिंग नहीं होती थी, लेकिन अब प्रोक्योरमेंट को बाकायदा एक स्ट्रेटेजिक एरिया समझकर उसके ऊपर गवर्नमेंट फंडिंग हो रही है। Okay, a recognition of the growth in purchased materials and services. एक्चुअली जब से ये आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट बना है और ये बना है कि जनाब ऑर्गेनाइजेशंस शुड फोकस ऑन देयर कोर एक्टिविटी और रेस्ट ऑफ द फंक्शंस शुड बी आउटसोर्स्ड।
और इससे ऑर्गेनाइजेशंस ने देखा कि वो ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी अर्न कर सकते हैं। तो इसलिए इसकी वजह से क्या हुआ है, परचेज मटेरियल्स और सर्विसेज के टोटल अमाउंट में ग्रोथ हुई है, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारी सर्विसेज इन हाउस की बजाय वो आउटसोर्स कर देती है, यानी परचेज करती है। तो इसका मतलब है परचेज में पास्ट के मुकाबले में ग्रोथ हुई है। तो जब ग्रोथ है तो उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। जैसे पीआईए ने एक ज़माने में क्या किया था कि सारी चीज़ें जो वो करता था सप्लायर्स के ज़रिए, उसने खुद इन हाउस उसकी एक्सपर्टीज डेवलप की। तो पीआईए ने होटल भी खरीदा, पीआईओ ने अपना अपना कैटरिंग डेवलप किया, अपना इवन उनका चिकन फार्म था, और बहुत सारी चीज़ें उन्होंने इन हाउस कर ली। लेकिन अब पीआईए की जो हालत है, उसके दूसरे फैक्टर्स तो अपनी जगह पे, लेकिन पीआईए कॉस्ट एफिशिएंट इस वजह से नहीं है, कि उन चीज़ों को जो उनकी कोर एक्टिविटी से कोई ताल्लुक नहीं है वो इन हाउस करने की कोशिश कर रहे हैं। उसके मुकाबले में जो प्रॉफिटेबल एयरलाइंस हैं जैसे कि एमिरेट्स है और अबू धाबी की एयरलाइन है, वो तो इसको सारी चीज़ों को आउटसोर्स करके चल रहे हैं। तो इस वजह से दे आर मोर सक्सेसफुल। तो बिजनेसेस ने अमेरिकन कंपनी से लर्न किया है कि आउटसोर्सिंग इज मच बेटर ऑप्शन। ऑल्दो अपफ्रंट ये लगता है कि आप शायद ज़्यादा पैसे खर्च कर रहे हैं, बट अल्टीमेटली यू आर सेविंग मनी, बिकॉज जो आपका काम कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं जो इस फील्ड के एक्सपर्ट्स हैं। तो जाहिर है कि एक्सपर्ट्स ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करेंगे और लो कॉस्ट पे काम करेंगे, बिकॉज दे हैव एक्सपीरियंस ऑफ दैट। और अमेरिका ने ये सीखा था फोर्ड मोटर के एक्सपीरियंस से। फोर्ड मोटर ने भी एक ज़माने में सारी चीज़ें खुद करने की कोशिश की थी, यहाँ तक कि वो रबर भी उन्होंने अमेरिका में ग्रो करने की कोशिश की थी। हालांकि अमेरिका का एनवायरनमेंट ऐसा नहीं है, मलेशियन एनवायरनमेंट नहीं है वहाँ पे कि वहाँ रबर ग्रो हो सके, लेकिन हेनरी फोर्ड चाहता था टोटल सेल्फ रिलायंस। तो उसने सारी चीज़ें खुद करने की कोशिश की, सारे सप्लायर्स के फंक्शंस खुद करने की कोशिश की। अल्टीमेटली दिस मॉडल फेल्ड। तो ये नतीजा आया कि जनाब जब आप सारे काम करने की कोशिश करते हैं तो इवन आप अपना कोर काम भी सही नहीं कर सकते। तो बहरहाल इस फिलॉसफी की वजह से अब परचेजेस ऑर्गेनाइजेशन की बढ़ गई हैं। तो जब परचेजेस बढ़ गई हैं तो प्रॉफिट पोटेंशियल भी बढ़ गया है परचेजिंग का। यहाँ पे उन्होंने एक रेफरेंस दिया है रिसर्च में 29 परचेजिंग एंड सप्लाई रिलेटेड पोजीशंस का, कि अब उन लोगों के नाम पहले होते थे परचेज मैनेजर, अब वो जो है वो प्रोक्योरमेंट का लफ्ज़ ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो गया। अब प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट कहलाता है, प्रोक्योरमेंट मैनेजर कहलाता है। परचेज और प्रोक्योरमेंट में वही फ़र्क है जो सेल्स और मार्केटिंग का फ़र्क है, जो अकाउंट्स और फाइनेंस का फ़र्क है। यानी फाइनेंस एक होलिस्टिक अप्रोच है और अकाउंटिंग उसके अंदर एक मोर और लेस क्लरिकल फंक्शन है। ठीक है, जैसे मार्केटिंग एक स्ट्रेटेजिक फंक्शन है, उसके अंदर सेल्स जो है मोर और लेस लेग वर्क है। तो इस वजह से स्ट्रेटेजिक फंक्शन में जब से ये कन्वर्ट हुआ है तो हम इसे प्रोक्योरमेंट कहते हैं, और अब ये प्रोक्योरमेंट पूरी दुनिया इसे रिकॉग्नाइज कर रही है। प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद एक्टिविटीज एंड वैल्यूज ये है कि देखिए, जब आप एक्टिविटीज करते हैं ना ऑर्गेनाइजेशन में, और लोगों को आप एक्टिविटी के लिए हायर करते हैं, तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में लोग ऐसी एक्टिविटीज करते हैं जिनका वैल्यू एडिशन से कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं होता या बहुत मिनिमल रिलेशनशिप होता है। तो हम ये कहेंगे एक बूदा है, ये वेस्टेज है। तो इसलिए आप ऑर्गेनाइजेशंस को आप देखें फ्लो ऑफ द गुड्स के कॉन्सेप्ट के तहत और वैल्यू एडिशन के कॉन्सेप्ट के तहत। एक ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉटन ले रही है सप्लायर से, और उसका पूरा वैल्यू एडिशन का प्रोसेस करते करते आइडियाज पे वो स्टेज गुड की शक्ल में सेल कर रहे हैं। अब वहां पे डिफरेंट स्टेजेस पे वैल्यू एडिशन हो रही है। कहीं पे स्पिनिंग हो रही है, जिनिंग हो रही है, स्पिनिंग हो रही है, वीविंग हो रही है, ठीक है, डाइंग हो रही है, प्रिंटिंग हो रही है, फिर कटिंग हो रही है, फिर स्टिचिंग हो रही है, फिर पैकिंग हो रही है, फिर रिटेलिंग कर रहे हैं। तो ये पूरा वर्टिकली इंटीग्रेटेड वैल्यू एडिशन का प्रोसेस है। तो अब ऑर्गेनाइजेशंस जो है बेसिकली ये देख रही हैं कि हम कस्टमर के लिए क्या वैल्यू एडिशन कर रहे हैं।
and our total focus should be on that. और एप्पल इज द बेस्ट एग्जाम्पल फॉर दैट। एप्पल देखिए कि दो ही काम करता है, एक डिजाइन करता है इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट, जिसमें मोबाइल उनका एक मेजर प्रोडक्ट है, वैसे लैपटॉप्स भी हैं, टैबलेट्स भी हैं, और दूसरे वो उसको मार्केट करता है। तो ये उनकी कोर एक्टिविटी है जो उन्होंने अपने पास रखी है, और उसके अलावा बाकी सारी चीजें उन्होंने आउटसोर्स कर दी। हत्ता कि अब वो जब कार बना रहे हैं, इलेक्ट्रिकल कार, तो वो भी उन्होंने सारा का सारा आउटसोर्स कर दिया, क्योंकि वो समझते हैं कि हम कोर एक्टिविटी पे तवज्जो देंगे, कार की डिजाइन पे तवज्जो देंगे और उसकी मार्केटिंग पे फोकस करेंगे, तो वी विल क्रिएट मोर वैल्यू फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, we will create more profit for the organization. So rest of the activities should be taken care by procurement. Okay, अच्छा, ये बुक जो है ना, इसमें स्ट्रेटेजिक के चैप्टर को उन्होंने चूंकि बहुत ही स्क्वीज करके लिखा है, तो मैं सिंपली ये कह सकता हूँ कि इस चैप्टर टॉपिक के साथ उन्होंने कोई इंसाफ नहीं किया है इस चैप्टर, इस बुक में, और सारी स्ट्रेटेजी उन्होंने कोशिश की है कि किसी तरीके से डिस्कस कर लें, उसकी सारी चीज़ें डिस्कस कर लें। तो इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को थोड़ा सा स्ट्रेटेजिक में, सिस्टमेटिक वे में लेके चलूँ। स्ट्रेटेजी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आज जब चीफ एग्जीक्यूटिव बनते हैं तो आपका काम क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्ट्रेटेजी डेवलप करते हैं। अगर आप राइट स्ट्रेटेजी डेवलप कर लें और इसे इम्प्लीमेंट कर लें तो यू आर ए सक्सेसफुल चीफ एग्जीक्यूटिव। और विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको स्ट्रेटेजीज चेंज भी करते रहने पड़ते हैं, क्योंकि नेपोलियन ने जब पहली जंग जीती थी तो उसने बेसिकली अपनी वॉर की स्ट्रेटेजी चेंज की थी, और वो उसके जो अपोनेंट्स थे उनके लिए एक सरप्राइज था, लेकिन उसने दूसरी वार की वही स्ट्रेटेजी यूज किया, वो जीत गया। फिर जब वाटरलू की वॉर हुई और उसने सेम स्ट्रेटेजी यूज किया तो वो बुरी तरह हार गया। वजह उसकी ये है कि उसके जो अपोनेंट्स थे वो समझ गए कि नेपोलियन की क्या स्ट्रेटेजी होगी। तो इसलिए यू नीड टू कीप ऑन चेंजिंग योर स्ट्रेटेजी to enhance your market, survive in the marketplace and enhance your position. तो इसलिए स्ट्रेटजीज चेंज होती रहती है। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपनी स्ट्रेटजीज विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज करते रहते हैं। तो कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी बेसिकली क्या होती है? वो स्ट्रेटजी जो होती है बेस्ड ऑन देयर मिशन बनती है, और मिशन बेसिकली डिफाइन कर रहा होता है गोल्स एंड पॉलिसीज को। उन गोल्स को अचीव करने के लिए जो जिस तरीके से आप काम करेंगे वो पॉलिसी है, और उन गोल्स को अचीव करने के लिए जो आप तरीक़ेकार इस्तेमाल करेंगे वो स्ट्रेटजी। फिर स्ट्रेटजी के आगे और डिटेल्स हैं, तो उन्होंने कुछ स्ट्रेटजी के ऊपर किया है। जहाँ जहाँ पे मैं फील करूँगा कि यू नीड मोर इनसाइट, तो इंशाल्लाह आई विल गो फॉर इट। तो स्ट्रेटजी के लिए जरूरी है, देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जब बनती है ना, तो सबसे पहले ये डिसाइड किया जाता है कि इस ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। इंटेल का एक ऑब्जेक्टिव है, पेप्सी कंपनी का एक ऑब्जेक्टिव है, पर्पस है, माइक्रोसॉफ्ट का एक पर्पस है, गूगल का एक पर्पस है। हत्ता कि जो आपके नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे आपके मोहल्ले की मस्जिद है या फिर आपका एडी सेंटर है, इनके भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। जब तक कि ऑब्जेक्टिव्स नहीं होंगे, आप जो है वो डिफाइन नहीं कर सकते कि इन व्हाट बिजनेस यू आर इनटू। तो फर्स्ट यू नीड टू डिफाइन इन व्हाट बिजनेस यू आर इनटू, और फिर उसके लिहाज से आप अपने टारगेट ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, और फिर आप सोचते हैं कि इन टारगेट ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कैसे किया जाएगा। जिस तरीके से अचीव किया जाएगा वो स्ट्रैटेजी है। इसीलिए इन्होंने देखिए स्ट्रेटेजी की डेफिनेशन में लिखा है कि जो आपके मूव्स एंड अप्रोचेज ऑन गोइंग है वो स्ट्रेटेजी से कवर होती हैं, न्यू एक्शंस स्ट्रेटेजी से कवर होते हैं, और इनोवेशन, रिस्क टेकिंग, ये सब चीज़ें आप क्यों करते हैं? स्ट्रेटेजी को ऑब्जेक्टिव करने के लिए करते हैं। इनोवेशन क्यों करते हैं? स्ट्रेटेजी को ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। फिर आप देखिए स्ट्रेटेजी का एक बहुत बड़ा फायदा, जो अल्टरनेटिव्स होते हैं उनमें से आप कौन सा अल्टरनेटिव डिसाइड करेंगे? वो अल्टरनेटिव डिसाइड करेंगे जो आपके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव के मुताबिक होगा, और वो अल्टरनेटिव्स नहीं डिसाइड करेंगे जो आपके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप देखिए कि पाकिस्तान में माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है, और माइक्रोसॉफ्ट के मैनेजिंग डायरेक्टर पाकिस्तान के पास कोई साहब जाते हैं और कहते हैं कि पाकिस्तान में जो है
इलेक्ट्रिसिटी का बहुत बुहरान है, तो अगर हम यहाँ पे पावर प्लांट लगा लें तो हमारे पांचों घी में और सर कढ़ाई में बहुत प्रॉफिट है, नजर भी आ रहा है प्रॉफिट है। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का एमडी कहेगा कि वी विल नॉट डू दिस, वी विल नॉट एंटर इनटू दिस बिजनेस। क्यों कहेगा? क्योंकि ये उनके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स में नहीं आता कि वो पावर सेक्टर की अपॉर्चुनिटी को परस्यू करे। ऑल्टरनेटिव मौजूद है, लेकिन वो उस ऑल्टरनेटिव पे कैपिटलाइज नहीं करेगा, बल्कि उस ऑल्टरनेटिव पे कैपिटलाइज करेगा जो उनके कोर एक्सपर्टीज के मुताबिक है। तो ये आपको एक, वरना क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशन में एग्जेक्टिव्स के दरमियान टग ऑफ वॉर होती है रिसोर्सेज के लिए। रिसोर्सेज कभी भी अबंडेंट होते ही नहीं है, ना किसी मुल्क के, ना इंडिविजुअल के, ठीक है, ना किसी ऑर्गेनाइजेशन के। रिसोर्सेज हमेशा लिमिटेड होते हैं। तो लिमिटेड रिसोर्सेज में आपको चूज करना पड़ता है विच ऑल्टरनेटिव वी आर गोइंग टू परस्यू एंड विच ऑल्टरनेटिव वी आर नॉट गोइंग टू परस्यू। अब ये डिसीजन कौन करेगा? ये इन द लाइट ऑफ मिशन स्टेटमेंट चीफ एग्जीक्यूटिव करेगा। तो मिशन स्टेटमेंट से स्ट्रेटेजी ड्राइव होती है, और स्ट्रेटेजी जो है आपको डायरेक्शन देता है कि कौन सा अल्टरनेटिव हमें सिलेक्ट करना है, कौन सा नहीं करना। और फिर उससे आपको ये भी पता चलता है कि हम व्हाट यू विल डू डूइंग द राइट थिंग्स एट द राइट टाइम। आप हमेशा वही काम करेंगे जहां जो आपके मिशन को स्ट्रेटेजी को ड्राइव किया, स्ट्रेटेजी आपके एक्शन को ड्राइव करेगा। हमें कुछ पूछो, नहीं समझ में आ रहा है तो यार, तो मुश्किल तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी, कैसे हैं सर, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप फरमाइए। जी सर, मुझे सर ये क्वेश्चन पूछना था कि आप जिस तरह हाँ से हमें अभी लेकर चल रहे हैं लेक्चर वाइज, सो अपने जी वर्ड्स में अपनी वर्डिंग में एक तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं, ठीक है। उसमें मैंने ये भी देखा आप अपनी एग्जांपल्स भी हैं और विद इन द चैप्टर्स भी एग्जांपल्स हैं। मैं ये पूछना चाह हम्म, रहा था, जो हमें क्वेश्चन अराइज होंगे एट द टाइम ऑफ एग्जाम या एट द टाइम ऑफ कोई कोई तो अभी तक कोई हुआ नहीं है, तो विल इट बी दैट स्पेसिफिक टॉपिक स्पेसिफिक वे, और हमें एज पर द वर्डिंग चलना पड़ेगा, या अपना एक्सपीरियंस अपने ओन वर्ड्स हम इसमें डिस्क्राइब और डिफाइन कर सकते हैं? आप अपने ओन वर्ड्स में लिख सकते हैं, मगर रेलेवेंट एंड चीज लिखेंगे, यस, इररेलेवेंट। रेलिवेंट टू द टॉपिक, आई मीन, या। जी जी बिल्कुल। और और दूसरी बात, जी 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 बोले। पूछें। जी 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 बोले, आप बोले। ये है कि ये बुक बहुत ही प्रिसाइज वे में लिखी गई है, कंसाइज है। तो इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स अभी आगे भी आएंगे जिसको उन्होंने एक लफ्ज लिख के छोड़ दिया है, तो वो मैं लेक्चर में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है इसलिए ठीक आपके है। लिए एग्जाम देने में दो चीजें होंगी, एक ये कि आप किताब पढ़िए क्योंकि मैं एग्जाम किताब से लेता हूँ, और दूसरा ये कि मेरे लेक्चर्स को सुनिए क्योंकि बहुत सारे ठीक है एग्जाम तो आपको लेक्चर में मिलेंगे। अगर आपने ये दो काम कर लिए तो यू विल रिसीव ए ग्रेड इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। थैंक यू सर, थैंक यू। यू आर वेलकम। अच्छा, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ी डेंजरस साइन होती है, वो होती है स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट, यानी जो डिफाइंड स्ट्रेटेजी है उससे हट करके काम शुरू करते हैं। और पाकिस्तान में इसकी न्यूमरस एग्जाम्पल है। एक ज़माने में पाकिस्तान में बाकायदा ये जो हमारे दीवान ग्रुप है वो हर बिजनेस में घुसना शुरू हो गया था। वो रिटेल में भी चले गए, वो ऑटो मैन्युफैक्चरिंग में भी चले गए, सीमेंट में भी चले गए, फाइबर में भी चले गए। तो ये स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट है। आपने क्या किया कि ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज हैं वो बगैर ये देखे हुए कि हमारे पास अपनी एक्सपर्टीज क्या है, हर तरह के बिजनेसेस में उन्होंने लगाना शुरू कर दिया। उसका रिजल्ट क्या हो, उनकी परफॉर्मेंस पूरी हो गई, ठीक है। और उस लोगों ने रेजिस्ट किया और नजर आया है कि उनका एक्सटर्नल फोकस खराब है, यानी मार्केट में जो अपॉर्चुनिटीज नजर आ रही हैं उसको कैपिटलाइज कर रहे हैं। ये नहीं होता, बल्कि आप उस अपॉर्चुनिटी को कैपिटलाइज करते हैं, उस ऑल्टरनेटिव को सिलेक्ट करते हैं जो आपके स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स के मुताबिक हो। अच्छा, कल्चर या पैराडाइम को जब आप शिफ्ट करते हैं तब भी ऑर्गेनाइजेशन में रेजिस्टेंस आता है। कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में ओवर द इयर्स डेवलप होता है, और कल्चर को आप वर्ल्ड में डिफाइन कर सकते हैं। आप पीएसओ में जाएं, आप शेल में जाएं, दोनों एक ही काम करते हैं, बोथ आर ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, लेकिन आपको दोनों के कल्चर में फर्क नजर आएगा, ठीक है। आप देखेंगे कि वहां पे जो है वो है
परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड किया जाता है, कॉम्पिटिटिव है, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके चलते हैं, फ्रेंडली इन्वायरमेंट है, ये आपको नजर आएगा। ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, हो सकता है एग्जैक्टली ऐसा ना हो, उससे थोड़ा डिफरेंट हो। अगर आप पीएसओ में जाएंगे तो वहाँ पे ऑफिसर्स जो है वो सबसे पहली बात तो बहुत डिफेंसिव नजर आएंगे, डरे हुए नजर आएंगे, क्योंकि आजकल सबके सर पे नैब की तलवार लटक रही है। तो कोई काम करना भी चाहता है तो घबराता रहता है कि मैं काम करूंगा तो नैब पकड़ लेगी मुझे। इसलिए गवर्नमेंट इदारों में जो सरकारी ऑफिसर्स हैं वो प्रेफर करते हैं कि काम ही ना करो, ना काम करोगे ना फंसोगे। ये कल्चर डेवलप हो रहा है बिकॉज कि आपने नैब की तलवार अननेसेसरीली सबके सर पे खड़ी कर दी। तो ये है कल्चर जो आपको नजर आता है। तो करंट कल्चर को आप आसानी से चेंज नहीं कर सकते। कल्चर को चेंज करने में आपको स्लोली एंड ग्रेजुअली प्रोसेस के थ्रू गुजरना होता है। जब आप बहुत सारे बिजनेसेस में हाथ डाल देते हैं एट ए टाइम, चला रहे हैं सीधा सीधा, लेकिन ये कि जो लहरें हैं वो उसको राइट साइड पे या लेफ्ट साइड पे ले जा रही है, हम कहेंगे कि ये जो किश्ती है ये ड्रिफ्ट हो रही है। इसी तरीके से जो ऑर्गेनाइजेशन की किश्ती होती है वो चीफ एग्जीक्यूटिव चला रहा होता है, उसके साथ उसके सीनियर्स चला रहे होते हैं, बाकी सारे एम्प्लॉयज चला रहे होते हैं। तो अगर स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट शुरू कर दिया चीफ एग्जीक्यूटिव ने, तो कहीं जाने के बजाय जो आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं उस तरफ जाने के बजाय आप कहीं और चले जाएंगे, तो इसका मतलब आप अपने गोल्स अचीव नहीं कर सकेंगे। इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट। स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट को अगर रोका ना जाए तो ऑर्गेनाइजेशंस अल्टीमेटली बैंकरप्ट हो जाती है। पैराडाइम शिफ्ट कल्चरल शिफ्ट से भी बड़ा है। ठीक है, मिसाल के तौर पे एक मुसलमान है, उसको जो है शुरू शुरू में जब अंग्रेज आए थे तो लोगों ने पैंट शर्ट पहनना शुरू किया, तो मुसलमानों के कल्चर में तो कुर्ता पजामा शलवार कमीज वगैरह थी, तो उन्होंने शुरू में थोड़ा थोड़ा रेजिस्ट किया, फिर कुछ लोगों ने पहनना शुरू कर दिया, फिर सबने पहनना शुरू कर दिया। विद द पैसेज ऑफ टाइम कल्चर चेंज हो गया। लेकिन उन मुसलमानों से कहा जाता है कि तुम क्रिश्चियन हो जाओ, तो उनमें से ज्यादातर लोग क्रिश्चियन नहीं होते। रीजन है कि वो उनका पैराडाइम है, एक ईमान है, एक चीज है जो कि ओवर द इयर्स उन्होंने परसेप्शन की सूरत में डेवलप किया है, उसको चेंज करना आसान नहीं होता। तो ऑर्गेनाइजेशन के भी पैराडाइम को चेंज करना आसान नहीं होता। तो जब आप स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली आप पैराडाइम शिफ्ट करते हैं। जैसे आप एनईडी यूनिवर्सिटी में जाएं तो आपको एक सरकारी माहौल मिलेगा, अच्छे टीचर्स भी हैं, पढ़ाते भी हैं, सिंसियरली पढ़ाते हैं, लेकिन प्रोसेसेस थोड़े स्लो भी मिलेंगे, कहीं भी आपको इनएफिशिएंट भी मिलेंगे क्योंकि गवर्नमेंट इदारा है। अब अगर कल मैं चाहूं कि ये हार्वर्ड के बराबर हो जाए तो ये ओवर द इयर्स तो मुमकिन है, ये 6 महीने साल 2 साल में मुमकिन नहीं है। तो अगर एनईडी इस तरह से परफॉर्म करने लग जाए, लोग वहां पे इस तरह से काम करने लग जाए जैसे हार्वर्ड में काम करते हैं, तो ये कल्चरल शिफ्ट नहीं कहलाएगा बल्कि पैराडाइम शिफ्ट कहलाएगा। यानी उनके पूरा सब कुछ बदल गया, ये होता है पैराडाइम। तो ऑर्गेनाइजेशंस के भी पैराडाइम होते हैं, उनको चेंज करने में थोड़ी रेजिस्टेंस आती है। अच्छा जनाब, अब ये इन्होंने बताया है कि किस तरीके से आप मैनेजरियल कंट्रोल करते हैं ऑर्गेनाइजेशन में चेंज मैनेजमेंट को। ठीक है, सबसे पहले जो चेंज मैनेजमेंट के लिए जो होता है वो आप समझ लीजिए कि आप पुराने रेसिपी को छोड़ दें और नया रेसिपी आप बनाएं कि भाई ये रेसिपी नहीं चल रहा है। जैसे पीआईए में पुराना रेसिपी नहीं चल रहा, अब जो नया चीफ एग्जीक्यूटिव आया है वो नया रेसिपी लेकर के आया है कि मैं लोगों को निकाल दूंगा और नए जहाज लीज करूंगा और नए रूट्स लूंगा, और ये उसका रेसिपी है। ठीक है, और भी जितनी डिटेल्स है उसकी वो सारी रेसिपी है। तो जब रेसिपी बिल्कुल नई आ जाए, चेंज आ जाए, तो हम कहेंगे कि या तो आप रेसिपी चेंज कर रहे हैं या बिल्कुल ही ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, हम उसे कहेंगे पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम शिफ्ट करने के लिए आपको स्ट्रेटेजी डेवलप करना पड़ता है, और स्ट्रेटेजी डेवलप कैसे करेंगे? या तो आप रिकंस्ट्रक्ट करेंगे पुरानी स्ट्रेटेजी को या नई स्ट्रेटेजी डेवलप। तो अब पीआईए जो है बिल्कुल नई स्ट्रेटेजी पे जा रहा है, और इस स्ट्रेटेजी को हम कॉस्ट लीडरशिप कह सकते हैं क्योंकि उनका सारा का सारा फोकस कॉस्ट पे है कि किस तरीके से हम कॉस्ट कम करें ताकि प्रॉफिटेबल हो जाए। तो इसको माइकल पोर्टर की जुबान में कहते हैं कॉस्ट लीडरशिप।
और फिर उसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इम्प्लीमेंटेशन पे जितने टाइटर कंट्रोल होगा, जितने पैरामीटर्स और केपीआईज वेल डिफाइंड होंगे, उतनी अच्छी इम्प्लीमेंटेशन होगी। और इम्प्लीमेंटेशन के मुतालिक एक जुमला कहा जाता है कि एक एवरेज स्ट्रेटजी अच्छी इम्प्लीमेंटेशन से कामयाब हो सकती है और एक अच्छी स्ट्रेटजी पुअर इम्प्लीमेंटेशन से खराब हो सकती है। तो जब आप इम्प्लीमेंटेशन ठीक करेंगे तो आपकी कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। और फिर ये साइकिल इसी तरीके से चलता रहता है। जब कॉर्पोरेट परफॉर्मेंस थोड़ी खराब होने लगती है तो फिर आप एक नई रेसिपी लेकर के आते हैं, नई स्ट्रेटेजी लेकर के आते हैं, फिर चेंज का एक प्रोसेस चलता है। अभी इस वक्त पीआईए के लोग पेन में हैं। क्यों पेन में है? क्योंकि कल्चरल चेंज का एक बहुत ही पेनफुल प्रोसेस से दे आर अंडर गोइंग थ्रू दैट। उसमें लोगों को फायर किया जा रहा है, उनकी पोजीशंस चेंज की जा रही हैं, उनकी सैलरीज रीनेगोशिएट किए जा रहे हैं। इस तरह से जाहिर है कि जब ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, जो लोग निकल गए वो तो एक पेनफुल प्रोसेस से निकल गए, स्ट्रेस और पेन होते हैं, बिकॉज उनके सामने अब फ्यूचर जो है वो स्टेबल फ्यूचर नहीं है, बल्कि वो कहते हैं कि अगर ये निकाले जा सकते तो हम भी निकाले जा सकते हैं। एक फियर फैक्टर आ जाता है। तो इसलिए चेंज इज ए पेनफुल प्रोसेस और ये मैनेजमेंट का काम होता है कि उस पेनफुल प्रोसेस को कितना कम से कम पेनफुल रखें। ठीक है। अच्छा जनाब, मिशन स्टेटमेंट के लिए जो है ना, बेसिकली इन्होंने छोटे इसमें कम कर दिया है, काम कर दिया है कि भाई शेप द फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू। मिशन से ही पता चलता है कि ऑर्गेनाइजेशन की फ्यूचर डायरेक्शन क्या है। ठीक है। उससे ऑर्गेनाइजेशन का प्रोफाइल भी बनता है। प्रोफाइल क्या बनता है? यानी कोर बिजनेस बनता है उसका। अब एनईडी का मिशन स्टेटमेंट जो है उससे पता चलता है कि एनईडी पढ़ाने के बिजनेस में, हालांकि एनईडी के पास बहुत सारी जमीन है, वहां पे शादी हॉल खोल सकते हैं, वहां पे रेस्टोरेंट्स खोल सकते हैं, वो ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? कि उनके मिशन स्टेटमेंट के साथ मिसमैच हो जाएगा। तो इसलिए मिशन स्टेटमेंट आपको बताता है कि आपका कोर बिजनेस क्या है। मिशन स्टेटमेंट की अगर आप फर्दर डिटेल्स में जाएंगे तो आपको उसको एफआर डेविड वगैरह ने जैसे उसका बताया है कि जनाब मिशन स्टेटमेंट के 9 कंपोनेंट्स होते हैं। 9 कंपोनेंट्स ऑफ मिशन स्टेटमेंट होते हैं। तो ये हो गया, ये देखिए शायद जी, ये इस रिसर्च पेपर का पार्ट है कि मिशन स्टेटमेंट में सबसे पहला जो मेंशन होता है कस्टमर्स का, एक फर्म के कस्टमर कौन है। दूसरी चीज ये है कि कौन से प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बनाते हैं। ठीक है। जैसे एनईडी यूनिवर्सिटी के कस्टमर अगर आप देखें तो एनईडी यूनिवर्सिटी के कस्टमर सोशियो इकोनॉमिक क्लास, जो लोअर क्लास जिसको आप कहते हैं, अनफॉर्चुनेटली इस तरह से इनको क्लासिफाई किया जाता है। सोशल इकोनॉमिक क्लास जो लोअर क्लास है वो उनके कस्टमर है, यानी गरीब और उससे थोड़े से बेहतर लोग वहां पे एडमिशन लेते हैं, क्योंकि एनईडी एक सोशल सर्विस कर रही है। एक सेमेस्टर के वो 25,000, 15,000, 20,000 इस तरह लेते हैं। तो वो फिर इनके कस्टमर्स जो है लोअर क्लास है। इनका प्रोडक्ट या सर्विस क्या है? इनकी सर्विस है कि आपको पीजीडी करा देते हैं, आपको बीई करा देते हैं, बीएस करा देते हैं, एमएस करा देते हैं, पीएचडी करा देते हैं इन सर्टेन एरियाज, और वो एरियाज डिफाइंड है और वक्त के साथ साथ उनके प्रोडक्ट्स चेंज भी होती रहती है। मार्केट उनकी क्या है? मार्केट करंटली उनकी कराची है जियोग्राफिकली, लेकिन जब से ऑनलाइन हुआ है तो पाकिस्तान से बाहर के लोग भी यहाँ पे एडमिशन ले रहे हैं। अब इनकी मार्केट रीच बढ़ती जा रही है। टेक्नोलॉजी, एनईडी टेक्नोलॉजी यूज कर रही है। जैसे कि मैं ये ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक टेक्नोलॉजी है, ये एनईडी ने प्रोवाइड की है। फिर इसी तरीके से वेबसाइट पे आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है। तो टेक्नोलॉजी रीजनेबली वेल यूज कर रही है एनईडी यूनिवर्सिटी। फिर कंसर्न फॉर सप्लाई, सर्वाइवल, ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी, यानी क्या कंपनी जो है वो ग्रोथ के लिए कंसर्न है या नहीं है। कंसर्न तो सभी होते हैं, लेकिन एनईडी के केस में कहेंगे कि एनईडी ग्रोथ के लिए तो कंसर्न है लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी के लिए कंसर्न नहीं है। वजह उसकी है कि एनईडी को ये करते हैं, एनईडी को गवर्नमेंट फीड करती है या गवर्नमेंट सब्सिडाइज करती है। कुछ ये फीस से कवर करते हैं विच इज हार्डली
15-20%, बाकी रिमेनिंग पोर्शन जो है गवर्नमेंट इनको फीड करती है। तो इस वजह से इनका ये कहें कि ये प्रॉफिटेबिलिटी की काम कर रहे हैं, तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस को कहते हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। एनईडी इज नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन पीएसओ इज फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। दोनों गवर्नमेंट सेक्टर में है, लेकिन दोनों के इस ऑब्जेक्टिव में फर्क है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस नॉट फॉर प्रॉफिट भी होती है। समवन रेज्ड हैंड क्या? यस सर, मैं सैयद फैसल खादी, मैं पूछना ही चाह रहा था कि सर फिर ये ऑनलाइन आप क्या समझते हैं, ऑनलाइन जो सेशंस हैं इसको ये एनईडी के लिए ज़्यादा फ्रूटफुल नहीं है इन रिस्पेक्ट ऑफ फिजिकली आगे फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए, ऑनलाइन के फ्रूटफुल होने या नहीं होने का आंसर आप लोग देंगे। अगर आप कस्टमर हैं एनईडी के, ओके, ये जो हम मिशन स्टेटमेंट के कंपोनेंट्स पढ़ रहे हैं उसके लिहाज से आप कस्टमर हैं, तो अगर आप इंसिस्ट करेंगे कि मैं ऑनलाइन पढ़ना चाहता हूँ, तो कस्टमर इज द किंग। एनईडी कहेगी ठीक है भाई, हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, ओके। नहीं सर, इसमें ये भी तो हो सकता है कि वो आगे चल के कहें कि नहीं जी, मैं फॉर द टाइम बिंग कोविड के हवाले से बात करना चाह रहा हूँ कि हो सकता है आगे हालात सही जाएं तो फिर ये कहें कि नहीं जी ऑनलाइन में से बेहतर है हम फिजिकल उस पर जाएं। तो मैं ये अगर समझता हूँ कि भाई फिजिकल पे उस पर तो फिर वो ज्योग्राफिकली कराची तक ही महदूद हो जाएंगे। अभी तो इनफाइनाइट है ना, पूरे वर्ल्ड में कोई भी कहीं से भी ये जो तालीम है वो हासिल कर सकता है एनईडी से। वी नो दैट, ठीक है, कि वो अभी आप लोग बाहर से भी तालीम हासिल कर रहे हैं। पीजीडी में तो बहरहाल आप लोग को स्ट्रिक्टली कस्टमर कंसीडर किया जाता है, आपको फैसिलिटेट भी उसी तरह किया जाता है, कोशिश की जाती है एटलीस्ट। तो अगर आप लोग मिलकर कहेंगे नहीं जी हम ऑनलाइन ही करना चाहते हैं, तो एनईडी विल गो ऑनलाइन। अंडर ग्रेड का मसला थोड़ा दूसरा है, क्योंकि अंडर ग्रेड में लोगों की ग्रूमिंग, बच्चों की ग्रूमिंग, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो उसको शायद वो फिजिकल कर दें। तो पीजीडी को शायद ऑनलाइन रखें ज़रूर, चाहे साथ में फिजिकल क्लासेस भी चलाते रहें, लेकिन अगर कोई ऑनलाइन एडमिशन लेगा तो उसको फैसिलिटेट करेंगे, ओके। बट ये मैं उनका स्ट्रेटेजी नहीं बना सकता, मैं उनको सजेस्ट कर सकता हूँ। आई होप कि वो ऐसा करेंगे, एंड आई एम कॉन्फिडेंट कि दे विल डू दैट, एटलीस्ट इन द केस ऑफ पीजीडी, ओके। ओके सर, ओके सर। चलें, गुड। तो हम थे कहाँ पे यार? हाँ, ये मिशन स्टेटमेंट में बता रहा था आपको। तो फिर उसके बाद देखिए वो, तो ये सर्वाइवल जो है एनईडी यूनिवर्सिटी, क्योंकि नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट सेक्टर में है, गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन है, एल्यूमनाई भी फंड करती है, तो इनके आपको इतना प्रॉफिटेबिलिटी का तो कंसर्न नजर ही नहीं आएगा, ग्रोथ का कंसर्न नजर आएगा। और एनईडी ने विद द पैसेज ऑफ टाइम ग्रो किया है, जैसे 1 साल पहले पीजीडी प्रोग्राम्स लॉन्च किए 1 दर्जन से ज्यादा। उससे पहले एनईडी में सिर्फ जब हम लोग पढ़ते थे तो 3 डिपार्टमेंट से, अब 29 डिपार्टमेंट्स हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हम कह सकते हैं एनईडी ने ग्रो किया है, ठीक है। फिर फिलॉसफी क्या है? फिलॉसफी समझ लीजिए कि ऑर्गेनाइजेशन का ईमान होता है, यानी उनकी बिलीव्स क्या है, वैल्यूज क्या है, किन चीज़ों से वे एस्पायर होते हैं, इनकी एथिकल प्रायोरिटीज क्या है, ये सारी चीज़ें फिलॉसफी में आती है। और सेल्फ कॉन्सेप्ट आता है कि ऑर्गेनाइजेशन का डिस्टिंक्टिव कॉम्पिटेंस या कॉम्पिटिटिव एडवांटेज क्या है। तो अगर एनईडी का फॉर एग्जांपल आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देखें तो एनईडी की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, जितने पैसों में जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, दैट इज वन ऑफ द बेस्ट इन पाकिस्तान, और ये उनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। इस वजह से उनसे दूसरी यूनिवर्सिटीज कम्पीट नहीं कर पाते, क्योंकि इन बच्चों को के लिए एक बहुत बड़ा ऑप्शन है कि कम फीस में वो अच्छी एजुकेशन ले सकते हैं। तो ये कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है एनईडी का, लेकिन ये उस वक्त तक रहेगा एज लॉन्ग एज गवर्नमेंट इसको सब्सिडाइज करती रहेगी। लेकिन जिस तरह से गवर्नमेंट के हालात चल रहे हैं, लगता तो यही कि एक वक्त में गवर्नमेंट इसको सब्सिडाइज करने की पोजीशन में नहीं होगी, फिर इन गरीबों के लिए अल्लाह जाने क्या तालीम का ऑप्शन रह जाएगा, ठीक है। फिर आप लोग सब जो है ना वो अपना पब्लिक इमेज भी अच्छा रखना चाहते हैं। आप में से कोई नहीं चाहता कि सोसाइटी के लोग आपको बुरा कहें, इसलिए आप अच्छी ड्रेसिंग करते हैं, पोलाइटली बात करते हैं, कोऑपरेट करके लोगों के साथ चलते हैं। तो बेसिकली ये पब्लिक इमेज है आपका, सोशली आप कम्युनिटी में, सोसाइटी में आप किस तरह का अपना इमेज रखना चाहते हैं। और जाहिर है कि अगर एनवायरमेंटल कंसर्न आपका पॉजिटिव होगा तो आपका इमेज भी अच्छा होगा। तो एनईडी एनवायरनमेंट के ऊपर भी बहुत सारी चीज़ें करती रहती है। तो फिर कंसर्न फॉर एम्प्लॉयज़, एम्प्लॉयज़ क्या एनईडी के वैल्यूएबल एसेट हैं या नहीं है। तो अगर आप देखें तो एनईडी के एम्प्लॉयज़ को एनईडी बहुत वैल्यूएबल एसेट के तौर पर ट्रीट करती है।
एनईडी में इस वक्त 200 पीएचडी हैं और उन सबको या तो इंटरनेशनल फंडिंग मिली है या एनईडी ने एचईसी के थ्रू या एनईडी के थ्रू वो पीएचडी करने गए, एमएस करने गए। तो इसका मतलब है कि एनईडी अपने एम्प्लॉइज को एसेट समझती है और उसके ऊपर इन्वेस्ट करती है। तो ये 9 कंपोनेंट्स होते हैं जिनसे मिशन स्टेटमेंट्स डिफाइन किए जाते हैं। अच्छा, किसी भी कंपनी के जब आप मिशन स्टेटमेंट को एनालाइज करेंगे तो ये जरूरी नहीं है कि 9 कंपोनेंट्स मिले। जैसे मिसाल के तौर पे पेप्सी का अगर आप मिशन स्टेटमेंट देखेंगे उसमें टेक्नोलॉजी का मेंशन नहीं होगा। राइटली दे आर नॉट मेंशनिंग टेक्नोलॉजी, क्योंकि वो कर क्या रहे हैं, एक बोतल को साफ कर रहे हैं, उसमें लिक्विड डाल रहे हैं, उसको कैप लगा रहे हैं और मार्केट में भेज रहे हैं। तो दे डोंट नीड हाई फाई टेक्नोलॉजी, दे डोंट नीड रोबोटिक्स, दे डोंट नीड ऑटोमेशन। तो वो सेमी ऑटोमेटिक प्लांट में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर वो टेक्नोलॉजी नहीं मेंशन कर रहे हैं तो इट्स ओके, क्योंकि टेक्नोलॉजी उनकी बिजनेस का इतना मेजर पार्ट नहीं है। लेकिन अगर गूगल टेक्नोलॉजी को मिशन स्टेटमेंट में मेंशन ना करे या इंटेल मेंशन ना करे, दैट कैन बी ए कंसर्न कि भाई इन्होंने टेक्नोलॉजी को क्यों नहीं मेंशन किया। ओके, तो इसलिए आपको ज्यादातर जो मिशन स्टेटमेंट्स हैं वो आपको 5 या 6 कंपोनेंट्स मिलेंगे उनमें। किसी भी मिशन स्टेटमेंट को आप एनालाइज करें, इनमें से 5 या 6 कंपोनेंट मिलेंगे। सर ये हम जो यहाँ से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रहे हैं, आपकी नज़र में सर ये लोकली और स्पेशली इंटरनेशनली इसकी कितनी वर्थ है, मतलब इस डिग्री की इंटरनेशनल मार्केट में एज कम्पेयर टू अदर मास्टर्स और उसके हवाले से? बहुत वर्थ है। वजह उसकी ये है कि हमारे पास ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा जो बिजनेस में करा रहा हूँ उसमें ऑस्ट्रेलिया से 2 लड़के पढ़ रहे हैं, एक लड़की अमेरिका से पढ़ रही है और एक आध सऊदी अरब वगैरह से भी। तो कंसर्न है, तो वैल्यू है जब भी कर रहे हैं ना। अच्छा, वैल्यू क्यों है ये देखिए, ये जो पीजीडी है ना ये बड़ा प्रैक्टिकल पीजीडीज है। आप लोग क्यों चाहते हैं कि मैं इन सवालों का जवाब दूं? पढ़ाओ नहीं क्या कारण? तो वो जो है वो इसलिए कि जो हम ये चीजें करा रहे हैं ना, जैसे पीजीडी सप्लाई चेन में डिजाइन किया गया, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक डिजाइन किया गया। तो इसकी वैल्यू है और बहुत वैल्यू। और हमारे पास जो है मेरे पीजीडी बिजनेस मैनेजमेंट में अली गौहर फार्मा की डायरेक्टर पढ़ रही हैं, क्योंकि वो कह रही हैं कि फंक्शनल पीजीडी है, इससे हमें बहुत फ़ायदा हो। तो फ़ायदा उठाएंगे तो बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि ये हम लेटेस्ट बुक से पढ़ा रहे हैं और लेटेस्ट कंटेंट्स पढ़ा रहे हैं। ओके, अच्छा Okay, जनाब, sir, thank you. ये मैं आपको चैट में शेयर कर दूं तो हो जाएगा? क्या करूं इसके साथ? कि जो मैंने कंपोनेंट्स पढ़ाए इससे काम हो जाएगा? हाँ सर, हो तो जाएगा, देख लें आप जैसा आपको फिजिबल लगे। वरना मैं वर्ड पे कॉपी करके बाद में भी शेयर कर सकता हूँ। ये बाद वाला काम ज़रा थोड़ा मेरा मुश्किल होता है, तो ये मैंने फिलहाल तो आपको सर इसको अगर आपके व्हाट्सएप ऐप खुला हुआ है तो उस पे व्हाट्सएप पे आप कर सकते हैं यार शेयर। व्हाट्सएप एक्चुअली मैंने अभी तक अपने कंप्यूटर पे किया नहीं है, मेरी थोड़ी सी सुस्ती है। लेकिन ये मैं ये करता हूँ कि मैं वर्ड में इसको टाइप वो सेव कर लेता हूँ, फिर मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगा। नहीं सेंड करूँ तो याद दिला देना। अब ऐसे खुद भी सर्च कर सकते हो 9 कंपोनेंट्स ऑफ मिशन स्टेटमेंट। ठीक है, बहरहाल मैं दे रहा हूँ ये आप लोगों को इंशाल्लाह। ये हो सर गए क्या है 9 कंपोनेंट ऑफ मिशन स्टेटमेंट। ये मिशन स्टेटमेंट बहुत ब्रीफली आपकी किताब में है ना, तो इसलिए मुझे लगा कि भाई इसमें मुझे थोड़ा सा और आप लोगों को बताना चाहिए, तो इसलिए मैंने आप लोगों को ये बता दिया कि भाई एक्चुअली मिशन स्टेटमेंट के 9 कंपोनेंट्स होते हैं। ये किताब में मैंने बताया ना कि बहुत सारी चीजें बिल्कुल ब्रीफली टच करके चले गए। अब मैं भी ब्रीफली टच करके जा सकता हूँ, लेकिन फिर आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम होगी। इसलिए मैं जहां जहां पे महसूस कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपके साथ मुझे डिटेल्स शेयर करना चाहिए, मैं कर रहा हूँ। ओके, तो जनाब हो गया। ठीक है, ये मैं इंशाल्लाह क्लास एंड पे आपको सेंड करूँगा। हाँ ओके, आ गया। सर ये अब एग्जाम वगैरह अप्रोक्सीमेट कब तक होंगे, ये रमजान के बाद होंगे या कब होंगे? फौरन बाद मिड टर्म जो होगा आपका, रमजान के फौरन बाद जो पहली क्लास होगी उस दिन मिड टर्म होगा। ओके, ओके सर, ओके सर। और जो
फाइनल है वो, तो उसका तो उन्होंने आपको दिया हुआ है पूरा शेड्यूल। ठीक है, वैसे जब आपकी 16 क्लासेस हो जाए उसके एक वीक बाद होता है, एक वीक बाद होता है। ओके जनाब, लेवल ऑफ स्ट्रेटेजी विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आप स्ट्रेटेजीज के भी लेवल होते हैं, खासतौर पे ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो मल्टीपल बिजनेसेस में हो। जैसे यूनिलीवर बेसिकली तो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बिजनेस में है ना, उनके सारे प्रोडक्ट्स कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं। पीएनजी के सारे प्रोडक्ट्स कंज्यूमर प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं। अब वो उन प्रोडक्ट्स की साइंस एक दूसरे से मैच नहीं करती है, उनके सप्लाई चेन एक दूसरे से मैच नहीं करते, इसलिए वो इनको डिफरेंटली हैंडल करते हैं। जैसे यूनिलीवर का एक बिजनेस है टी बिजनेस, एक अलग बिजनेस यूनिट है। एक बिजनेस है सोप एंड स्किन केयर बिजनेस, वो अलग बिजनेस है, क्योंकि उसमें सारी वो चीजें हैं जो कि सोप्स हैं या फिर फेयर एंड लवली इस टाइप की चीजें हैं। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, एक मिनट, जरा मुझे 2 मिनट देंगे ना। हम लोगों ने सब कुछ, अब जा रहे हैं आपकी बेगम के साथ बाजार, और वहां से आएंगे फिर घर जाएंगे। लगभग प्रोग्राम है। सही खा लिया माशाल्लाह बहुत अच्छा है, जबरदस्त बिरयानी, जबरदस्त बिरयानी। एंजॉय बिरयानी। वीकेंड है ना, तो सारी एक्टिविटीज चलती रहती हैं, मेहमान भी आते हैं, सब होता रहता है। अच्छा जनाब, तो ये मैं आपको जी स्ट्रेटेजी, तो अब यूनिलीवर किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड है। एक उनका कॉरपोरेट हेड ऑफिस है, एक तो कॉरपोरेट हेड ऑफिस उनका लंदन में है जो कि इंटरनेशनल कॉरपोरेट हेड ऑफिस है, और एक कॉरपोरेट हेड ऑफिस पाकिस्तान वाला जो है वो हवारी टावर्स में। अब कॉरपोरेट हेड ऑफिस से ये सारे बिजनेसेस को मॉनिटर करते हैं अपने, इनके 4 या 5 डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स हैं। एक मिनट रुक जाइएगा, आजान हो रही है।
तो यूनिलीवर के केस में सबसे पहले वो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी डिफाइन कर, अब वो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी डिफाइन होती है उनका जो कॉर्पोरेट हेड ऑफिस है वहाँ पे। एक दफ़ा जब कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी डिफाइन हो जाती है तो उसके लाइट में जो इनके डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स हैं वो अपने अपने बिजनेस स्ट्रेटजीज डिफाइन करते हैं। टी बिजनेस अपना बिजनेस स्ट्रेटजी डिफाइन करेगा, स्किन केयर बिजनेस अपना बिजनेस स्ट्रेटजी डिफाइन करेगा, और इसी तरीके से आइसक्रीम बिजनेस अपनी स्ट्रेटजी डिफाइन करेगा। तो सारे अपने अपने स्ट्रेटजीज डिफाइन करेंगे इन द लाइट ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटजी। अच्छा, बिजनेस यूनिट्स अपने अपने स्ट्रेटजीज इसलिए डिफाइन करेंगे कि उनके डिफरेंट बिजनेसेस डिफरेंट तरह से मार्केट में चल रहे हैं। जैसे हो सकता है स्किन केयर बिजनेस उनका बहुत प्रॉफिटेबल हो, इसलिए वो अपनी स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंग टू दैट प्रॉफिटेबिलिटी ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेंगे। हो सकता है टी बिजनेस बहुत रेवेन्यू जनरेट करता है लेकिन बहुत कॉम्पिटिटिव बिजनेस है, क्योंकि उनका टपाल के साथ कंपटीशन है और दूसरे अब मीज़ान और इस तरह के जो दूसरे और ब्रांड्स आ रहे हैं उनके साथ कंपटीशन हो रहा है, तो बहुत कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं, तो वो अपने स्ट्रेटजी डिफरेंट तरीके से डिफाइन करेंगे। इसलिए तमाम बिजनेस यूनिट्स जिनको कि स्ट्रेटजी की ज़ुबान में स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स कहते हैं, अपने अपने स्ट्रेटजीज डिफाइन कर लेते हैं। जब हर बिजनेस यूनिट अपना अपना स्ट्रेटजी डिफाइन कर लेता है तो फिर उनके अंडर में जितने ऑपरेशनल या फंक्शनल एरियाज होते हैं, जैसे सप्लाई चेन एक फंक्शनल एरिया है, मार्केटिंग एक फंक्शनल एरिया है, प्रोडक्शन एक फंक्शनल एरिया है, ये सब फंक्शनल एरियाज है। तो फंक्शनल एरियाज फिर इन द लाइट ऑफ बिजनेस स्ट्रेटजी अपने स्ट्रेटजी डिफाइन करते हैं। इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशंस में स्ट्रेटजी डिफाइन होती है। तो प्रोक्योरमेंट वाले जो अपनी स्ट्रेटजी डिफाइन करेंगे वो ऑपरेशनल लेवल पर डिफाइन करेंगे। अच्छा, यहाँ पे उन्होंने बताया है कि भाई मिशन, की रिजल्ट एरियाज और स्ट्रेटजीज का रिलेशन क्या है। अच्छा, आपकी बुक में विजन और मिशन को अलग अलग से डिफाइन नहीं किया गया है, लेकिन ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशंस विजन और मिशन को अलग अलग डिफाइन करती हैं। बाज़ ऑर्गेनाइजेशंस एक ही स्टेटमेंट रखती हैं जिसको विजन स्टेटमेंट कहते हैं या मिशन स्टेटमेंट कहते हैं। तो अगर वो विजन स्टेटमेंट कहते हैं तो बेसिकली उसका मकसद मिशन स्टेटमेंट है। बाज़ ऑर्गेनाइजेशंस जो है वो सिर्फ मिशन स्टेटमेंट डिफाइन करती हैं, बाज़ ऑर्गेनाइजेशंस दोनों डिफाइन करती हैं, और टेक्निकली इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस है। जब आप विजन स्टेटमेंट कहते हैं तो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन का जो एंड्योरिंग ऑब्जेक्टिव्स है, एवर लास्टिंग ऑब्जेक्टिव है, या उनका फ्यूचर है वेयर दे वांट टू लिव, वो उनका विजन स्टेटमेंट है। जैसे हमारा विजन स्टेटमेंट क्या है, तकवा हासिल करना। ठीक है? अब तकवा का आप एक लेवल पे आ जाएं तो उसके बाद उसका दूसरा लेवल है, फिर तीसरा लेवल है, जिंदगी खत्म हो जाएगी, टॉप मोस्ट लेवल पे आदमी चाहता चला जाएगा। तो ये हमारा विजन है कि हम जितना ज़्यादा तकवा अख्तियार कर सकें, और ये विजन हमें कहाँ से मिला है, हमारे मिशन से मिला है। मिशन क्या है हमारा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ठीक है, ये हमारा मिशन स्टेटमेंट है। अच्छा, मिशन स्टेटमेंट अदा करते हैं जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हमारी सारी जिंदगी बदल जाती है, बहुत सारी चीजें चेंज हो जाती हैं। कुछ चीजों को हम हाथ नहीं लगाते, कुछ चीजों को कुछ काम करते ही नहीं है, कुछ काम जरूर करते हैं। ये सब कहाँ से ड्राइव हो रहा है, मिशन से ड्राइव हो रहा है। ठीक है, तो मिशन आपको फिर की रिजल्ट एरियाज बता देता है कि जनाब ये आपकी की रिजल्ट पढ़ते हैं तो आपके 5 की रिजल्ट एरियाज हैं, 4 नमाज, रोजा, ज़कात, हज। ठीक है, ये आपके की रिजल्ट एरियाज हैं। तो इसी की एरियाज होते हैं। अब की रिजल्ट एरियाज को अचीव करने के लिए ऑर्गेनाइजेशंस हाउ यानी कि स्ट्रेटजीज डिफाइन करती है। स्ट्रेटजीज डिफाइन करती है जो कि शॉर्ट टर्म भी हो सकती है, लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, और स्ट्रेटजीज मिशन को इम्पैक्ट करते हैं। तो मिशन भी बाज़ औक़ात आप फिर अकॉर्डिंगली मॉडिफाई करते हैं, और स्ट्रेटजीज बेसिकली ड्राइव भी होते हैं मिशन से। कैटेगरी मैनेजमेंट किसको कहते हैं, ये तो आप लोग जानते होंगे। व्हाट इज कैटेगरी मैनेजमेंट? या
Can anyone define category management? आप लोगों को थोड़ी देर का ब्रेक चाहिए? सर नहीं सर, कैटेगरी कैटेगरी आप बोले। नहीं मोहित भाई, गो हेड मोहित भाई प्लीज। कैटेगरी मैनेजमेंट जो मुझे समझ में आता है वो ये है कि शायद अगर प्रोडक्ट की कुछ कैटेगरीज हैं, इंजीनियरिंग सेक्शन को अलग कर दिया, ऑपरेशनल जो प्रोक्योरमेंट है वो अलग कर दी, तो एक कैटेगरी का एक मैनेजर रख लिया कि जी ये कैटेगरी जो है ये डिफाइन करेगा, इस तरह से कुछ। जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जी, बिल्कुल। आप अच्छा सर, डिटेल दूसरा आउटलाइन ये में है जाए। कि हम पीआरएल में ये चीज़ को फॉलो करते हैं, कैटेगरी मैनेजमेंट को, और वो कुछ दो तरीके जी होते जी हैं। एक तो हमारे सारे सेक्शंस हम लोगों ने डिवाइड किए हैं, रोटरी, सिविल, इसी तरह हमारे पास, और एक और चीज़ ये है कि हमारी प्रोक्योरमेंट में भी हमने कैटेगरीज की हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं जी हूँ, मैं सर। लोकल प्रोक्योरमेंट देखता हूँ, एक साहब है वो फॉरेन प्रोक्योरमेंट देखते हैं, एक जो है वो कैश परचेजेस देखते हैं, और दो चार जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट परचेजेस देखते हैं। इसी तरह वेंडर्स को भी हमने कैटेगराइज किया हुआ है। जो इलेक्ट्रिकल से सेक्शन है, जब हम आरएफक्यू पंच करते हैं तो सैप में सिर्फ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिकल ही वेंडर्स हमारे पास आते हैं। तो इसी तरह हर डिपार्टमेंट को भी कैटेगराइज किया हुआ है, वेंडर्स को भी कैटेगराइज किया हुआ है, और मटेरियल मैनेजमेंट को टोटली कैटेगराइज किया हुआ है, ताकि जिस रिलेटेड टू जिस सेक्शन से है उसी सेक्शन से रिलेटेड एमआरएसओ और उसी सेक्शन से रिलेटेड वेंडर्स हैं जो स्कूल में होते हैं। राइट, गुड। तो हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी अपनी कन्वीनियंस के लिहाज से कैटेगरी को डिफाइन करती है। पीआरएल में जिस तरह से कैटेगरीज को डिफाइन किया गया है वो डिफरेंट है, कि वो प्रोडक्ट की बेसिस पे कैटेगरी को डिफाइन नहीं कर रहे, बल्कि एरिया की बेसिस पे डिफाइन कर रहे हैं कि ये लोकल है, ये इंटरनेशनल, ये कॉन्ट्रेक्चुअल है, इस तरीके से। अब एक रिटेल फॉर एग्जांपल कैटेगरी को डिफाइन करेगा तो वो प्रोडक्ट एरिया के लिहाज से डिफाइन करेगा। जैसे मिसाल के तौर पर उनके यहाँ बेवरेजेस, कोल्ड ड्रिंक्स, इनके परचेज करने वाला एक ही आदमी होगा, वो कहलाएगा कैटेगरी मैनेजर बेवरेजेस। जितने भी लिक्विड्स होते हैं जो कि लोग कंज्यूम करते हैं, पीते हैं, वो उसी कैटेगरी में आ रही होंगी। जी सोहेल साहब, जी जी बोले। यस सोहेल साहब, यू वांट टू से समथिंग? सर गवर्नमेंट सेक्टर में जब हम इस चीज़ पे जाते हैं तो फिर वो कह देते हैं कि नहीं आप स्प्लिटिंग कर रहे हैं, आपको इससे ये एक इशू आ जाता है हमारे साथ। स्प्लिटिंग कर रहे हैं तो स्प्लिटिंग इलीगल है क्या? मैं समझा नहीं। करें स्प्लिट क्या problem? वो इलीगल कहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि अगर आपका एक तमाम कंपोनेंट्स जो हैं वो आप सेम टाइम पे टेंडर करेंगे। अच्छा ओके। वो पेपर अब जैसे हमारे पास एक पीसी में बना हुआ है जिसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स भी रिक्वायर्ड हैं, जिसके अंदर हमें वैक्सीनेशन भी रिक्वायर्ड है, मेडिसिन भी रिक्वायर्ड है, टूल्स भी रिक्वायर्ड है। तो अब उसके लिए वो कहते हैं कि आप सेपरेट टेंडर ना करें, एक ही टेंडर करें आप, तो जब आप वरना उसको स्प्लिटिंग में काउंट करते हैं। अगर अब अगर आप जो है वो क्योंकि पीसी में एक अप्रूव हुई होती है। आप सप्लायर्स को जब आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो जर्नल ऑर्डर ही सबको करते हैं क्या? जी सर। की बेस पे नहीं करते? आई डोंट थिंक सो। बल्कि मैंने सर जनरली कर देते हैं, उससे फिर वो जेबी करके आ जाते हैं अपने साथ। मुझे नहीं वो जेबी करके आ जाते हैं सर अपने साथ। जी जी जी, ये सब प्रैक्टिकल इश्यूज हैं एक्चुअली। तो पेपरा सेपरा के रूल्स को इनको देखना चाहिए। सर सेपरा इसको फिर नहीं मानता ना। हाँ तो बेसिकली इसको चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि कैटेगरी मैनेजमेंट से ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। आई डोंट नो पीआरएल में सर ये होना चाहिए कि जाहिर बात है कि जो जिस सुने, ये जो पीआरएल में कर रहे हैं वो इसी प्रैक्टिकल डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए कर रहे हैं। इसीलिए उन्होंने अपनी जो कैटेगरीज बनाई है, लोकल, इंटरनेशनल, कॉन्ट्रेक्चुअल, इस तरह बनाई है। तो इस तरह उसमें सारे आइटम्स आ जाते हैं। लेकिन दुनिया में जो ये मैनेज किया जाता है कैटेगरीज के बेस पे मैनेज किया जाता है, इट्स वेरी कॉमन। प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी इसे कैटेगरीज के बेस पे मैनेज किया जाता है, एंड इट शुड बी मैनेज ऑन द बेस ऑफ कैटेगरीज। वजह उसकी ये है कि हर कैटेगरी की एक्सपर्टीज डिफरेंट है, वेंडर्स की भी और परचेजर की भी। तो इसलिए ये जो जितने भी हमारे रिटेलर्स हैं उनमें कैटेगरी मैनेजर्स होते हैं। एक बेवरेजेस का मैनेजर है, एक जो है वो आपके
स्पाइसेस का मैनेजर हो सकता है जो सारी तरह की स्पाइसेस और जो पिकल्स इस तरह की सारी चीज़ें करता है, और इसी तरीके से और जितनी भी कैटेगरीज हैं उनके डिफरेंट मैनेजर्स होते हैं। उस तरह से क्या होता है कि एक ग्रुप ऑफ वेंडर्स को मैनेज कर रहे होते हैं, विच इज़ मच मोर कन्वीनियंट। जरा ये अपना बंद कीजिए आप माइक सोहेल साहब। जी आरिफ साहब, जी बोले आरिफ साहब। सर वो आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं। अगर जर्नल में हम सबको डाल देते हैं ना, तो प्रॉब्लम क्या होता है, जर्नल ऑर्डर की कोशिश होती है कि वो सुई से लेके और प्लांट का हर चीज देने की कोशिश करता है, उसकी एक्सपर्टीज होती ही नहीं है। ये तो बेसिकली सेपरेट रूल्स। फिर प्रॉब्लम ये आती है कि वो जब कोट करता है तो उसमें बायस प्रॉब्लम बहुत आती है। इसीलिए हमने तो स्पेशली एक फॉरेन प्रोक्योरमेंट का सेक्शन बनाया है जो सिर्फ और सिर्फ फॉरेन प्रोक्योरमेंट फॉरेन के ही वेंडर से करता है। तो उसमें लोकल को नहीं डालते, क्योंकि फिर वही प्रॉब्लम आती है जो कुछ दिन पहले डिस्कस हो रही थी कि जी वो चीज उसने कोट कर दी और अब वो जवाब नहीं दे रहा, तो ये फिर प्रॉब्लम बड़ी बनती है। इसको अवॉइड करने के लिए हमने कैटेगराइज कर दिया। लोकल प्रोक्योरमेंट में भी ओपेक्स, लोकल प्रोक्योरमेंट में केपेक्स, फिर इसी तरह हमने उसको फॉरेन प्रोक्योरमेंट किया है, फिर कैश परचेजेस और कॉन्ट्रैक्ट्स में। और ये वो आपने प्रैक्टिकल डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए किया। ओपेक्स का वेंडर्स को भी कैटेगराइज करते हैं, तो उससे बड़ा इजी हो जाता है। तो आप कर सकते हैं क्या? मुझे तो इनकी बात से लग रहा है कि शायद आप नहीं कर सकते सोहेल साहब की बात से। वेंडर्स को कैटेगराइज आप कर सकते हैं? की आवाज ब्रेक हो रही है, प्लीज दोबारा बोलेंगे। वेंडर्स को आप कैटेगराइज कर सकते हैं क्या पेपरा रूल्स के तहत? जी सर, वेंडर्स को भी कैटेगराइज किया हुआ है ना। हाँ, तो इसका तो मतलब स्प्लिट कर रहे हैं आप, कैटेगरी कर रहे हैं आप। ठीक है, बहरहाल यू नीड टू लुक। जी बिल्कुल, क्योंकि वेंडर्स को इलेक्ट्रिकल के सेक्शन जो है उनको हमने अलग किया हुआ है। इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड सारे नहीं आरिफ भाई, आपके जो आरिफ भाई आई थिंक पेपरा रूल, आरिफ भाई आई बिलीव कि पेपरा के रूल के हिसाब से आप वेंडर डेजिनेटेड नहीं कर सकते। पेपरा है ही यही कि वो आपको, अगर आप एक वेंडर को डेजिनेट कर देंगे, आपकी स्ट्रेटेजी बिल्कुल सही है। और इसको पार्शियली हम भी कर रहे हैं कि फॉरेन का अलग बनाया हुआ है, लोकल का अलग है, लेकिन आप वेंडर को कैटेगराइज नहीं कर सकते अगर पेपरा रूल आप फॉलो कर रही है आपकी ऑर्गेनाइजेशन। बहरहाल ये पेपर सेपरेट जाएंगे, दैट विल बी टू मच डिटेल और नॉट रेलेवेंट। लंबा डिस्कशन हो जाएगा। लेकिन सर पेपरा में सिर्फ 3 चीजें हैं, अगर आप उसे कंप्लीटली अगर कर लें तो बहुत इजी होता है। पेपरा का पहला रूल होता है कि कोई भी चंक्स में प्रोक्योरमेंट नहीं होगी, एनुअल फोरकास्ट करेंगे और आपने उसी को ही बजट बना के और पूरे एनुअल की फोरकास्ट निकाल के आपने वन टाइम उसको बिड करना है और उसको आपने प्रोक्योर करना है। दूसरी चीज, पब्लिकली कमर्शियल ओपनिंग और टेक्निकल ओपनिंग होगी जिसको आपने अटेंड करना है। तीसरी चीज जो है वो आपने पूरे जो रूल्स हैं और रेगुलेशंस जो पेपरा अथॉरिटी जो इम्प्लीमेंट करता है आपने उनको फॉलो करना है। पेपरा में और हम में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि पीआरएल इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान रिफाइनरी, क्योंकि वो 53% या 58% शेयर होल्डर उन्हीं की है, तो माइनॉरिटी उसमें। और हम इस चक्कर में ऑलरेडी एक पूरे का पूरा कोर्स अटेंड कर चुके हैं, पूरा पेपरा क्लोज टू अपना मैनुअल लेके आ चुके हैं और हर चीज हम उसी के मुताबिक कर रहे हैं। प्रोक्योरमेंट इटसेल्फ इट्स प्रोक्योरमेंट। अब आपको उसमें ये बताया जाए कि जी आपने प्रोक्योरमेंट ऐसे करनी है उस तरह। आई थिंक कि हम अभी पेपरा ना डिस्कस करें। पेपरा के ऊपर बहुत सेपरेट कोर्स एनईडी बहुत एलेबोरेट कराती है। ठीक है सर, हम इसमें फिर दूसरे कॉन्सेप्ट डिस्कस नहीं कर सकेंगे जो एक्चुअली हमें करने हैं। ओके, आई नो कि देयर आर प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज इन्वॉल्व। तो बहरहाल जो कैटेगरी मैनेजमेंट इंटरनेशनल होती है या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में होती है, तो वो इस तरह से कर सकते हैं कि जो सिमिलर सप्लायर सोर्सेज उनको एक कैटेगरीज में डाल दें, जिनका प्रोडक्शन प्रोसेस सेम है, जैसे कि जूस बनाने का प्रोडक्शन प्रोसेस सेम है, कोल्ड ड्रिंक बनाने का प्रोडक्शन प्रोसेस सेम है, तो उनको आप एक कैटेगरी में डाल सकते हैं। अगर उनका यूज़ एक जैसा आप कर रहे हैं, उन तमाम आइटम्स का कोई किसी एक तरह से यूज़ कर रहे हैं, तो उसको आप उसको भी कैटेगराइज कर सकते हैं। ठीक है, फिर उनके कंटेंट सिमिलर हैं या कॉम्प्लेक्सिटी में सिमिलैरिटी है तो उसको भी एक अलग कैटेगरी में डाल सकते हैं। जिनके स्पेसिफिकेशन सिमिलर हैं उनको एक कैटेगरी में कर सकते हैं, और जिनको एक जैसी टेक्नोलॉजी यूज करके मैन्युफैक्चर किया जाता है उनको आप इस तरह से एक कैटेगरी में डाल सकते हैं।
तो कैटेगराइजेशन की बहुत सारी बेसिस हो सकती हैं। तो अगर आप कैटेगरी मैनेजर के बेसिस पे काम कर रहे हैं तो फिर आप जो रेलेवेंट प्रोडक्ट्स हैं वो एक जैसे लोगों को दे देते हैं। ओके, अब नेक्स्ट जो चीज डिस्कस की गई, टूल्स एंड टेम्पलेट्स फॉर कैटेगरी मैनेजमेंट। अब कैटेगरी मैनेजमेंट में जो चीज टूल्स इन्होंने डिस्कस किए हैं, कुछ को उन्होंने आगे किया भी है, कुछ को आगे नहीं भी किया है। तो इसमें पहली चीज जो डिस्कस की है वो है आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज। और कैटेगरी मैनेजमेंट में अपॉर्चुनिटी को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसमें आप अपॉर्चुनिटी को एनालाइज करेंगे कि क्या ये सबसे पहले तो आप उसको ये देखेंगे उस आइटम को, हाँ आपके तमाम ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की रिक्वायरमेंट है उसको आप डिफरेंट कैटेगरीज में यू विल पुट देम इनटू डिफरेंट कैटेगरी। फिर उसके बाद आप अपॉर्चुनिटी एनालिसिस करेंगे, इसके अंदर आपके पास क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, नेगोशिएशन की अपॉर्चुनिटीज हैं, मेक और बाई की अपॉर्चुनिटीज हैं, या और फॉरेन एक्सचेंज सेविंग की अपॉर्चुनिटीज हैं, वो अपॉर्चुनिटीज करेंगे। अपॉर्चुनिटी एनालिसिस थोड़ा सा आगे मेंशन भी है। और फिर स्टेक होल्डर मैपिंग करेंगे कि उसके जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उन रिक्वायरमेंट्स को आप मैप करके अपनी स्ट्रेटेजी डेवलप करेंगे। ओके जनाब, क्रिएट सोर्सिंग टीम। सोर्सिंग टीम जब आप बनाते हैं तो जाहिर है उनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिफाइन करते हैं और टीम चार्टर डिफाइन करते हैं। आपको पता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोसेस जो है, प्लीज आप अपना माइक बंद कर दीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तो टीम चार्टर भी आप करते हैं। फिर हम पोर्टफोलियो एनालिसिस और स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में, रिलेशनशिप में, सप्लायर रिलेशनशिप मैपिंग, सप्लायर प्रेफरेंसिंग, 5 फोर्सेस, पेस्ट, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, टेक्नोलॉजिकल एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट एनालिसिस, ऑप्शन जनरेशन, ऑप्शन इवेल्युएशन, फिर रिस्क एनालिसिस, और फिर कैटेगरी प्लान जनरेशन के कैटेगरी को हम कैसे करेंगे। स्टेज 5 में न्यू सॉल्यूशंस क्रिएट करते हैं, प्रमोट करते हैं, उन सॉल्यूशंस को अप्रूव कराते हैं, फिर मैनेज करते हैं, फिर रिव्यू करते हैं, क्लोज करते हैं। अभी हम इनकी डिटेल में जाएंगे। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बेसिकली अगर आप देखें तो अब ये भी डिस्कशन है कि बाज में कहते हैं कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट इज ए लीनियर प्रोसेस, अब बाज कहते हैं कि इट इज ए नॉन लीनियर प्रोसेस, इनफैक्ट इट इज ए साइक्लिक प्रोसेस। तो आपके बुक में दोनों मॉडल्स बयान कर दिए गए हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के बेसिकली 3 पार्ट्स हैं मेनली। सबसे पहला पार्ट है एनालिसिस। फिर एनालिसिस के बाद आपने जो जो चॉइसेस रखी हैं उनमें से एक को सिलेक्ट करना, और जिसको आपने सिलेक्ट किया उसको फिर इम्प्लीमेंट करना, उसके इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाना और फिर इम्प्लीमेंट करना। ये 3 पार्ट होते हैं जो कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के होते हैं। और इसको जो है आप लीनियरली भी कर सकते हैं, मतलब समझने के लिहाज से लीनियरली ही समझना चाहिए, लेकिन एक्चुअली ये साइक्लिक होते हैं। इसका मतलब ये कि एक प्रोसेस से वापस दूसरे प्रोसेस पे जा सकते हैं, दूसरे से वापस फिर पहले पे जा सकते हैं, जिस तरह की सिचुएशन है उसके मुताबिक आप भी करते हैं और ऐसा होता है। उसका रीजन ये है कि स्ट्रेटेजी आप फ्यूचर को एड्रेस करने के लिए बनाते हैं। जो चीज़ आप फ्यूचर को एड्रेस करने के लिए बनाएंगे, जाहिर है फ्यूचर अनसर्टेन है तो स्ट्रेटेजी भी अनसर्टेन रहेगी। तो इसलिए बाद वक्त जो है आपकी कंडीशंस चेंज करनी होती है तो आपको वापस आना पड़ता है, फिर एनालिसिस का पार्ट करना होता है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है कि ये एक प्लान्ड अप्रोच भी हो सकती है और यानी प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच भी हो सकती है। प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच यही है, एनालिसिस, डेवलपमेंट और इम्प्लीमेंटेशन। और एक जो है ये इमरजेंट भी अप्रोच भी हो सकती है, यानी कंटिन्यूसली आपका एक पैटर्न इमर्ज हो रहा है जिसमें आप अपनी स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो इसको अच्छे तरीके से इस फिगर में दिखाया गया है। कोई सा आप बता सकते हैं इन दोनों फिगर में क्या फर्क है? देखिए स्ट्रेटेजिक एनालिसिस में वही चीजें बताई हैं कि आप एनवायरनमेंट की एनालिसिस करेंगे। अच्छा, एनवायरनमेंट की एनालिसिस करने के बाद आप अपने रिसोर्सेज से उसे मैच करेंगे। एनवायरनमेंट में हो सकता है बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हो, लेकिन आप सारे अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज नहीं करेंगे, बल्कि उन अपॉर्चुनिटीज को कैपिटलाइज करेंगे जो आपके रिसोर्सेज से मैच कर। वो आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, वो आपके ह्यूमन रिसोर्सेज भी हो सकते हैं, वो आपके टेक्निकल रिसोर्सेज भी हो सकते हैं। ठीक है,
और वो आपके विजन, मिशन और ऑब्जेक्टिव से भी मैच होना चाहिए। वो आप कर लेते हैं तो स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट होता है, उसमें ऑप्शंस जनरेट किए जाते हैं, रैशनल सिलेक्शन की जाती है कि उन ऑप्शंस में से रैशनली कौन सा सिलेक्ट करना चाहिए। आगे स्ट्रेटेजिक रूट आपका कैसे बनेगा, ठीक है, फिर उसकी एनालिसिस का स्ट्रेटेजी क्या होगा। स्ट्रेटेजी के मैचिंग आप ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनाते हैं, यानी लोगों को प्लेस करते हैं और मैनेजमेंट स्टाइल डिफाइन करते हैं। तो ऊपर वाला जो है आप देखें कि एक बड़ा सिस्टमेटिक वे में एक तीर का निशान दूसरे तीर के निशान में जा रहा है, यानी ये स्टेप वाइज प्रोसीजर है। स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, उसके बाद स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट करते हैं, उसके बाद स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। ये प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच कहलाती है। लेकिन आपका चूंकि एनवायरनमेंट बहुत डायनामिक होता है तो प्रिस्क्रिप्टिव से ज्यादा इमरजेंट अप्रोच पे चलता है। इमरजेंट अप्रोच का क्या मतलब हुआ कि आपने स्ट्रेटेजिक एनालिसिस की, उसकी बेसिस पे आपने स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट की। जिस वक्त आपने स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट कर रहे हैं, आपके एनालिसिस की कुछ चीजें चेंज हो गई, जो गो बैक देयर, ठीक है, और फिर बैक फोर्थ मूवमेंट हो रही है, इसलिए इसको इमरजेंट अप्रोच करें। तो ये वक्त के साथ साथ स्ट्रेटेजी इमर्ज हो रही होती है। फिर इम्प्लीमेंटेशन में भी कुछ चीजें प्रैक्टिकली डेवलपमेंट फेज के साथ चली जाती हैं। तो इसलिए ये इस मॉडल और इस मॉडल का फर्क है। प्रिस्क्रिप्टिव अप्रोच इज स्ट्रिक्टली लीनियर और इमर्जेंट अप्रोच इज टू एंड फ्रो फोर्थ एंड बैक मूवमेंट। तो सर मेरे ख्याल से ये इसमें स्ट्रेटेजिक, जब आप स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन और स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन जो है जब आप कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इसको जो नीचे वाला इमरजेंट अप्रोच है उसमें यानी कि आप स्ट्रेटेजी बना भी रहे हैं, साथ में उसको इम्प्लीमेंट एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं, जी एग्जैक्टली ऐसा ही आपको ऑन गोइंग रिजल्ट्स भी मिल रहे हैं। तो उसमें फिर आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप उसको रिकंसीडर कर रहे हैं, रीवैम्प करके आप दोबारा इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। जी बिल्कुल, दैट्स वाई ये जो है ना आपको दोनों सर्कल में एक ओवरलैपिंग एरिया भी दिखाया गया। जी इसका मकसद यही है। बिल्कुल जी, सही कह रहे हैं। अब यहाँ पे भी वही एनालिसिस की मेथोडोलॉजीज बताई हैं, कम्युनिटी पोजीशन बताई हैं। टेबल 2.1 पे वी विल कम बैक, क्योंकि अगर कोई चीज़ें एक्सप्लेन होने से रह गई हैं आपके टेक्स्ट में और बहुत सारी चीज़ों को उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया है, तो वी विल कम बैक ऑन टेबल 2.1 ताकि आपको पूरा समझ में आए कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अच्छा, एक बहुत कॉमन एनालिसिस, सबसे पहले उन्होंने एनालिसिस बताया है, फिर स्ट्रेटेजी जनरेशन बताया है और फिर उसके बाद स्ट्रेटेजी इम्प्लीमेंटेशन बताया। अच्छा, आप सबसे पहले जो है इन्होंने आपको बताया है पेस्ट एनालिसिस। ये पेस्ट एनालिसिस के नाम से मशहूर है और बाज़ किताबों में इसको सी पेस्ट एनालिसिस के नाम से भी कहते हैं। पेस्ट एनालिसिस का क्या मतलब हुआ? पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल और टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट को एनालाइज करना। अब जैसे ये कि गूगल के लिए टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट है तो कॉम्पिटिटिव, लेकिन गूगल ने अपने आप को टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट में इतना ऊपर रखा हुआ है कि किसी भी दूसरे इंटरनेट सर्च इंजन या जिस बिजनेस में गूगल है उसके अंदर पहुंचने में बहुत टाइम लगेगा। तो इसलिए गूगल के कंपटीशन में कोई बड़ी कंपनी अगर है भी तो वो माइक्रोसॉफ्ट की क्या नाम है उसका, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर इज नॉट बेटर देन गूगल, लेकिन इंटरनेट एक्सप्लोरर इसलिए सक्सेसफुल है कि माइक्रोसॉफ्ट जिन लोगों को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सेल करता है उसके साथ इंटरनेट एक्सप्लोरर और उसकी सर्विसेज भी सेल करता है। तो इसलिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस अमेरिका में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खरीदती है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज वेरी कॉमन, वो इंटरनेट एक्सप्लोरर भी कर लेती है। लेकिन गूगल का सर्च इंजन चूंकि ज़्यादा बेहतर ऑप्टिमाइजेशन करता है तो इट इज़ मच बेटर देन एनी अदर सर्च इंजन। तो टेक्नोलॉजिकल एज है, लेकिन ये टेक्नोलॉजिकल एज हमेशा नहीं रहेगा। आप लोगों को शायद पता हो कि गूगल एक ज़माने में $1 लाख में याहू के पास सेल होने के लिए आया था। याहू से कहा गया था $1 लाख में खरीद लो, उनको समझ में नहीं आया। लेकिन अब वो टेक्नोलॉजिकली एडवांस होकर कितना आगे पहुंच चुके हैं कि वो $multi-billion कंपनीज है। तो ये टेक्नोलॉजिकल असेसमेंट करते रहते हैं। जैसे देखिए कि और ख़ास तौर पे किसी न्यू बिजनेस में एंटर होने के लिए जो क्लेवर प्लेयर्स होते हैं वो रूल्स ऑफ द गेम चेंज कर देते हैं। मोबाइल इज वेरी ऑब्वियस एग्जाम्पल। मोबाइल में क्या किया गया?
मोबाइल बहुत अच्छे नोकिया मोबाइल थे, साफ सुथरे, एफिशिएंट, बड़ी अच्छी उनके सिग्नल्स होते थे, सिंपल मोबाइल्स थे, हर कोई यूज कर लेता था। तो रूल्स ऑफ द गेम को चेंज किया गया और एंड्रॉइड आ गया। जब एंड्रॉइड आ गया तो नोकिया इररिलेवेंट हो गया। एज ए रिजल्ट एंड्रॉइड ने मार्केट कैप्चर किया रूल्स ऑफ द गेम चेंज करके। इसी तरीके से देखिए कि जैसे मिसाल के तौर पे जो मेडिसिन ली जाती थी डायबिटीज के लिए, टैबलेट्स होते थे, लोग टैबलेट्स यूज करते थे। फिर ये आ गया आपका उसके इंजेक्शंस, ह्यूमिलीन एन-आर वगैरह आ गया। वो क्यों आ गया? रूल्स ऑफ द गेम चेंज करके आया कि उन्होंने कहा जनाब आप टैबलेट नहीं खाए, टैबलेट इफेक्टिव नहीं होते, वो आपके उस ऑर्गन को काम करने पे मजबूर कर रहे होते हैं जो ऑलरेडी माल फंक्शन कर रहे हैं। तो जो चीज़ आपकी बॉडी में बन नहीं रही है वो आप आर्टिफिशियली इंजेक्ट करके उस कमी को पूरा कर ले। तो इसलिए इंसुलिन जो है उसने मार्केट को टेक ओवर कर लिया। और इस तरह आप देखिए गाड़ियों की मार्केट में, बहुत पुराने प्लेयर हैं, बहुत पुराने कॉम्पिटिटर्स हैं, टोयोटा, फोर्ड, BMW, ये सब एक दूसरे को कॉम्पिटिटर है। अब इसके अंदर आपने देखा कि वो आ गया टेस्ला, फिर अब एप्पल आ गया। एप्पल का क्या काम है इसके अंदर? एप्पल तो इलेक्ट्रॉनिक्स टेक्नोलॉजी में है। तो एप्पल ने क्या किया कि गाड़ी को, बल्कि टेस्ला ने किया, एप्पल उसको फॉलो कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कर दिया सारा कि भाई वो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स हैं, ड्राइवरलेस है, ऊपर जो आपका टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है उसके साथ कनेक्टेड है, ड्राइवरलेस वायरलेस गाड़ी है। तो पूरी उन्होंने गाड़ी डिजाइन कर दी, गाड़ी का बेसिकली कंट्रोल्स डिजाइन किया, इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन किए, सॉफ्टवेयर डिजाइन किया। तो रूल्स ऑफ द गेम चेंज करके टेस्ला भी आ गया, अब एप्पल भी इसके अंदर आ रहा है। तो इसलिए टेक्नोलॉजी पे आपको इसलिए नजर रखनी चाहिए कि हो सकता है कि आपको आज टेक्नोलॉजिकल एज हो, कल वो टेक्नोलॉजी रेलेवेंट हो जाए या कॉपीएबल हो जाए या उसका पेटेंट खत्म हो जाए। इसीलिए इंटेल क्या करता है, इंटेल हर कुछ अर्से के बाद अपना नया मॉडल खुद ही लॉन्च कर देता है, ताकि अगर कोई उसे कॉम्पीट करना चाहे तो उसको पता हो कि इसके पास आगे बहुत सारे मॉडल्स ऑलरेडी रिसर्च होकर तैयार होकर। ये होता है टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट। जब आप देख लीजिए कि टेक्नोलॉजी आई तो टाइपराइटर्स रिडंडेंट हो गए, इस तरह घोड़ा गाड़ी और इस तरह की चीजें रिडंडेंट हो गई। जब नई टेक्नोलॉजी आती है तो पुरानी टेक्नोलॉजी रिडंडेंट होकर ऑब्सोलीट हो जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद सोशल फोर्सेस को भी देखना पड़ता है। सोशल फोर्सेस में ये है कि भाई अगर हम मशहूर कर दें कि यूनिलीवर के साबुन में तो सुअर की चर्बी इस्तेमाल होती है, तो पाकिस्तान में तो लोग उसके बाइकआउट कर देंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा सीरियस मसला बन जाएगा। तो ये सोशल फैक्टर होता है, एथिकल कंसिडरेशंस होती है। फिर इकोलॉजी की कंसिडरेशन होती है कि उस जगह पे क्या चीज़ फिट आती है, उस इकोलॉजिकल सिस्टम में क्या चीज़ फिट नहीं आती है। पाकिस्तान में कोई बुरखे की फैक्ट्री लगा सकता है, पाकिस्तान में बुरखा बेच सकता है, अमेरिका में आप नहीं बेच सकते कि वहाँ के इकोलॉजी की रिक्वायरमेंट नहीं है। कंज्यूमर का एटीट्यूड क्या है? अगर आप इंडिया में कोई आइटम बेचते हैं तो इंडिया के लोग बहुत ज़्यादा प्राइस कॉन्शियस होते हैं, अमेरिका में आप कोई आइटम बेच रहे हैं तो वहाँ पे क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं। कंज्यूमर का एटीट्यूड डिफरेंट है। लेबर का एटीट्यूड मुख्तलिफ मार्केट्स में डिफरेंट होता है। हम कहते हैं आई डोंट नो ये सही है या नहीं है, मगर मैं सुनता हूँ पाकिस्तान में लेबर कामचोर होती है, अमेरिका में बहुत एफिशिएंट होती है। तो ये लेबर का एटीट्यूड है। पाकिस्तान में लेबर टाइम पे नहीं आती है, अमेरिका में लेबर टाइम पे आ जाती है, लेबर का एटीट्यूड है। फिर स्केर्स रिसोर्स को वो सोसाइटी कैसे यूज करती है। जैसे अमेरिकन कहते हैं कि टाइम इज मनी, टाइम इज रिसोर्स, तो इसलिए उसको बहुत इंटेलिजेंटली यूज करते हैं। जब वो 8 आवर्स काम करते हैं तो उसको काम ही करते हैं। फिर इसी तरीके से आप जब भी किसी मार्केट को एनालिसिस करते हैं तो इकोनॉमी को भी एनालिसिस करते हैं कि भाई उसकी मार्केट क्या है, क्या चीज़ सेल हो रही है, कितने लोगों से सप्लाई कर रहे हैं, कंपटीशन कितनी है। कंपटीशन में ये भी हो सकता है कि बहुत ही स्टिफ कंपटीशन है। ठीक है, जैसे पाकिस्तानी मार्केट में शुगर है, शुगर चूंकि कमोडिटी प्रोडक्ट है तो इसलिए बहुत कॉम्पिटिटिव है। एक तो कमोडिटी प्रोडक्ट है, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये जहांगीर तरीन का बनाया हुआ कि मिल का बना हुआ शुगर है या अल आसिफ शुगर मिल का शुगर है, वो शुगर इज शुगर। तो इसलिए उनके दरमियान जो कंपटीशन होता है वो प्राइस बेस्ड होता है, कमोडिटी है, आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। देयर आर मेनी प्लेयर्स। आपको अगर एक रिटेल आउटलेट से शुगर नहीं मिलेगा तो दूसरे रिटेल आउटलेट से मिल जाएगा। कंपटीशन बहुत है, बहुत सारे प्लेयर्स हैं,
इसका मतलब ये एक कॉम्पिटिटिव मार्केट है। लेकिन कराची में इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई है, वो एक मोनोपोली है, क्योंकि आपको इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई सारी कराची इलेक्ट्रिक से मिल रही है। तो बाज़ चीज़ों में मोनोपोली होती है, बाज़ चीज़ों में ओलिगोपोली होती है। ओलिगोपोली का मतलब होता है दो प्लेयर, एक से ज़्यादा प्लेयर, और डिओपोली का मतलब होता है दो प्लेयर। बाज़ मार्केट्स में इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है, जैसे ब्रांडेड मार्केट्स में इम्परफेक्ट कंपटीशन होता है। कंपटीशन तो है, लेकिन अपने अपने ब्रांड्स के लॉयल कस्टमर्स होते हैं। फिर प्राइस कॉस्ट कैसे हो रही है, जैसे पाकिस्तानी मार्केट में आपने देखा पिछले 2 साल से बहुत ज़्यादा प्राइसेस फ्लक्चुएट हो रही हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, उसकी वजह से जाहिर है पाकिस्तानी मार्केट में टर्मोइल है। फिर फाइनेंशियल पोजीशन क्या है डिफरेंट प्लेयर्स की, ये भी एनालिसिस, ये सब एनालिसिस मिलकर के बेस्ट एनालिसिस कहलाता है। और इसके अंदर अगर आप कॉम्पिटिटर्स की भी एनालिसिस शामिल कर दें तो उन्होंने कॉम्पिटिटर को अलग से लिख दिया, वरना इस सर्कल के अंदर इंटरनल कंस्टिट्यूएंट्स में लिखते हैं कि भाई ये कॉम्पिटिटर्स क्या है, तो ये कॉम्पिटिटर एनालिसिस हो जाता है। सेकेंड इज प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एनालिसिस। ठीक है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल एनालिसिस जो है वो ये है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल बहुत ज़्यादा जगहों पे शायद आप लोगों ने ऑलरेडी स्टडी कर लिया होगा कि कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में जब आता है तो हमेशा नहीं रहता है। आईफोन 7 किसी ज़माने में आया, अब ख़त्म हो गया। ठीक है, इसी तरीके से नोकिया किसी ज़माने में आया, उसका मॉडल, फिर वो ख़त्म हो गया। तो प्रोडक्ट जो है, एक प्रोडक्ट को डेवलप किया जाता है, डेवलप के बाद उसे इंट्रोडक्शन फेज में आता है। इंट्रोडक्शन फेज में इनोवेटर्स उसे ट्राई करते हैं। ये जो नए नए नौजवान लड़के होते हैं जिनको रिस्क लेने का शौक होता है, जो नए नए मोबाइल्स अपने हाथ में रखना चाहते हैं, तो वो इंट्रोडक्शन फेज में वो लोग खरीदते हैं। जब इंट्रोडक्शन में वो लोग खरीदते हैं, अपने घर में भी उनके माँ बाप देखते हैं, हाँ भाई ये मोबाइल है, अच्छा है। जब खरीदने के लिए मोबाइल जाते हैं तो अब्बा आमतौर पर बेटे से पूछते हैं, बेटा कौन सा मोबाइल अच्छा चल रहा है, तो वो इनोवेटर बताता है कि जनाब ये मोबाइल अच्छा हो रहा है। तो ग्रोथ स्टेज में जो है वो जो लैगर्ड्स होते हैं, जो स्लो होते हैं, स्लो अडॉप्टर होते हैं, वो खरीद लेते हैं। एक्चुअली ग्रोथ स्टेज में स्लो अडॉप्टर्स खरीदते हैं। फिर उससे अगले स्टेज में सैचुरेशन स्टेज में लैगर्ड्स भी खरीद लें, यानी जो बिल्कुल आखिर में किसी ब्रांड को अपनाते हैं। उसके बाद फिर उस प्रोडक्ट का डिक्लाइन शुरू हो जाता है। तो प्रोडक्ट को डिक्लाइन शुरू हो जाता है तो उस प्रोडक्ट को डिस्कार्ड कर देते हैं। इसीलिए आप देखें कि जितने भी कंज्यूमर प्रोडक्ट की कंपनीज हैं वो मुसलसल नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते रहते हैं। कुछ प्रोडक्ट्स चल जाती हैं, कुछ प्रोडक्ट्स फेल हो जाती हैं। ठीक है, नेस्ले ने एक ज़माने में लस्सी लॉन्च किया था, लस्सी नहीं चला, उनके जूसेस चल गए। तो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में चूंकि उनका कोई प्रोडक्ट डेवलपमेंट स्टेज में है, कोई ग्रोथ में है, कोई डिक्लाइन में है, तो दे हैव टू कंटिन्यूसली ऐड न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एज द केस में भी, सो दैट उनका जो पोर्टफोलियो है उससे इनफ रेवेन्यू आता रहे कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबल रहे। ये जितने प्रोडक्ट्स को कोई ऑर्गेनाइजेशन सेल कर रही होती है उस ऑर्गेनाइजेशन का पोर्टफोलियो कहलाता है। जैसे अगर आप किसी दवाओं की कंपनी का एक पूरा पोर्टफोलियो होता है, उसमें खांसी का शरबत भी है, उसमें टैबलेट्स भी हैं, उसके अंदर कैप्सूल भी हैं, ये सारे ये पोर्टफोलियो। अब उनमें डिफरेंट प्रोडक्ट लाइफ साइकिल के डिफरेंट स्टेजेस में होते हैं, इसलिए वो नए प्रोडक्ट्स ऐड करते रहते हैं। तो ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल हो गया। अच्छा। नेस्ले ने तो अभी इंस्टेंट खीर भी निकाली है। हाँ, तो ये सब देखते रहते हैं कि भाई खीर हम लोग बहुत खाते हैं, वो प्याली में होती है खीर, तो हम लोग जा करके वो मिट्टी की प्याली में खरीदते हैं, वी लाइक दैट। तो उन्होंने कहा चल जाएगा। वो इंस्टेंट खीर उन्होंने कंज्यूमर के लिए नहीं निकाली है, वो अभी कॉर्पोरेट लेवल पे दे रहे हैं, टेस्ट कर रहे हैं। टेस्ट कर रहे हैं। तो वो आए थे हमारे पास भी, तो मजा नहीं आया उसके टेस्ट में ना, इसलिए कि हम लोगों को तो खीर वो वाले खाने का शौक है जो घरों में बनता है और जिसको मिट्टी के उसमें रखा जाए ना, जिससे उसकी जी। और फिर तो रहमत शीरी की तो माशाल्लाह से जो खीर है उनकी तो बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी है ना। जी जी, अगर वो लजीज चला है कि नहीं जी ये तो इसके करीब करीब भी नहीं है। तो ये होता है, ये लोग नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं, कुछ चलते हैं कुछ नहीं भी चलते हैं, बट दे हैव टू कीप ऑन डूइंग दिस, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो फिर मार्केट में कॉम्पीट कैसे करेंगे। ठीक है, अच्छा उसके बाद उन्होंने एक और मॉडल दिया है। अब मॉडल उन्होंने बनाया नहीं है, बनाया भी है तो सही से नहीं बनाया।
तो ये है माइकल पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। माइकल पोर्टर मैनेजमेंट में बेसिकली बाबा आदम है मैनेजमेंट का, उसकी जो बातें अभी तक चलती हैं। तो ये है माइकल पोर्टर का 5 फोर्सेस मॉडल। ठीक है, ये मैं आपके इस पे कॉपी कर दूं ताकि फिर हो गया। सर आपने एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव किस इदारे में काम किया था? एसकेएफ में, और उससे पहले कोस्टा कॉफी में। उससे पहले भी मैं कंट्री मैनेजर था। सर कोस्टा कॉफी कहा आपने? जी जी, कोस्टा कॉफी बड़ा कामयाब ब्रांड था। जी 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 जी। दुनिया में नंबर 2 है स्टारबक्स के बाद। तो वो पाकिस्तान में हमने लॉन्च किया था, बहुत सक्सेसफुल रहा था, ह्यूजली सक्सेसफुल। लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब हो गई थी, तो उन्होंने मार्केट से पुल आउट कर लिया था। ओके जनाब, तो ये है माइकल पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल। ये माइकल पोर्टर ने बताया है कि अगर आप किसी मार्केट को एनालाइज करना चाहते हैं, ये नजर आ रहा है आप लोगों को? जी सर। हाँ, तो ये आप जो है वो बेसिकली 5 फोर्सेस मॉडल से मॉनिटर करें। सबसे पहली बात तो ये है कि आपके जो राइवलरी है, कंपटीशन है, राइवलरी अमॉन्ग कॉम्पिटिटर्स है। कॉम्पिटिटर्स एक दूसरे के राइवल्स हैं, स्टिफ कंपटीशन है, कहीं पे कट थ्रोट कंपटीशन है, कहीं पे कंपटीशन कम है। तो आपको पहले ये देखना होगा कि मार्केट हाईली कॉम्पिटिटिव है या नहीं। अगर हाईली कॉम्पिटिटिव मार्केट है और मार्केट के डिमांड से ज्यादा सप्लाई है, तो उस मार्केट के अंदर एंटर होने का कोई सेंस नहीं। जैसे जापानीज एक जमाने में बहुत मजबूत थे टेक्सटाइल में, लेकिन उनके दरमियान कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज्यादा थी, स्टिफ कॉम्पिटिटिवनेस थी, और इतना ज्यादा कॉम्पिटिटिवनेस हुआ कि फिर उसके बाद वो उस मार्केट से निकल गए। इसी तरीके से जापानीज एक जमाने में वो बनाते थे टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर और जितने भी वाइट गुड्स कहते हैं इनको, ये बनाते थे, बहुत अच्छे थे, कॉम्पिटिटिव थे। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब कॉम्पिटिटिवनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई तो उस मार्केट से भी निकल गए ये लोग। तो ये कहलाता है बेसिकली कॉम्पिटिटिव एडवांटेज का डायनेमिक कॉन्सेप्ट। टेलीविजन बेसिकली ईजाद हुआ था अमेरिका में, और अमेरिका में अब टेलीविजन नहीं बनता, कुछ स्पेशल पर्पस टेलीविजन बनते हैं, हाई लुमिनर टेलीविजन बनते हैं, जो दिन में भी, जिनको आप देख सकते हैं, लोग स्विमिंग पूल्स के सामने लगा करके रखते हैं। तो बाकी वो सिर्फ स्पेशल पर्पस बनते हैं और नहीं बनते उनके। तो ये चीज़ें चेंज होती रहती है। तो अगर पाकिस्तानी मार्केट में अगर आप किसी को देखें कोई नई टेक्सटाइल मिल लगा रहा है, तो आप उसको कोई बहुत फेवरेबल कमेंट्स नहीं देंगे। रीजन के है कि ऑलरेडी पाकिस्तानी मार्केट का 60% टेक्सटाइल है। अब उस 60% में ऑलरेडी इतना स्टिफ कंपटीशन है कि आप उसमें मजीद क्या ऐड करेंगे। तो इसलिए बाद मार्केट्स ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर बहुत कॉम्पिटिटिवनेस होती है, तो वहां पे एंटर होने की रूम नहीं होता। इसीलिए पाकिस्तान के बहुत सारे टेक्सटाइल प्लेयर्स जो है वो बांग्लादेश चले गए। तो सबसे पहले आपने कॉम्पिटिटिव पोजीशन देखना होता है। उसके बाद फिर आप देखेंगे कि जनाब न्यू एंट्री का कोई थ्रेट है या नहीं है, न्यू एंट्रेंट का कोई थ्रेट है या नहीं। जैसे मिसाल के तौर पर पेप्सी है, कोक है, ये दोनों एक दूसरे कॉम्पिटिटर हैं। अब इन्होंने एडवर्टीजमेंट का इतना बड़ा बैरियर खड़ा किया हुआ है मार्केट में कि कोई तीसरा कोला आ नहीं सकता इनके मुकाबले में, क्योंकि इनके मुकाबले में आने के लिए उनको $multi-billion का मार्केटिंग का बजट रखना पड़ेगा, एंड दैट विल बी रिस्की। तो इसलिए कोई भी इस मार्केट में आता नहीं है। लेकिन क्या है, इसके सब्स्टिट्यूट्स बहुत ज्यादा आए हैं, थ्रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट है इनको। मिनरल वाटर आ गया, वो भी एक सब्स्टिट्यूट है कोका कोला का। उसके बाद जूसेस आ गए, वो भी सब्स्टिट्यूट है। एनर्जी ड्रिंक्स है, वो भी सब्स्टिट्यूट है। तो इस तरह करके बहुत सारे इनके सब्स्टिट्यूट्स हैं। वो सब्स्टिट्यूट है क्योंकि ये सब थर्स्ट को क्वेंच करते हैं। अगर आप एक शॉप पे जाते हैं, आपको प्यास लगी है, आप पेप्सी नहीं खरीदते बल्कि आपने नेस्ले का जूस खरीद लिया, तो बेसिकली आपने सब्स्टिट्यूट खरीद लिया।
तो बाज़ वक़्त कंपटीशन सब्स्टिट्यूट से भी आता है। सर इनका पाकोला भी तो थोड़ा सा सरवाइव कर ही रहा है। नहीं देखिए, एक ही के कई ब्रांड सरवाइव कर रहे हैं ना, तो इस वजह से कि पूरा सप्लाई चेन पे उनका कंट्रोल है। पाकोला किसका है? कोक वालों का, आरसी वालों का, आरसी कोला वालों का। मतलब एक दो छोटे मोटे कंपटीटर कहीं पे रह जाते हैं, लेकिन बेसिकली मार्केट जो है वो डोमिनेट कौन कर रहा है? आपका पेप्सी और कोक ही कर रहा है डोमिनेंट तो, लेकिन दुनिया में पेप्सी और कोक कर रहा है। वैसे तो लिम्का कोला भी है और दूसरे कोला भी हैं। इंडिया का लिम्का कोला डिफरेंट स्टोरी। लिम्का कोला की मार्केट शेयर कोक से ज्यादा है, तो अल्टीमेटली कोक ने उसको खरीद लिया था। तो ये जो है, फिर उसके बाद आपके मार्केट में बायर की पावर कितनी है? बास प्रोडक्ट्स होती हैं उसमें बायर की पावर बहुत ज्यादा होती है। जैसे मैं मार्केट में जाऊं, मुझे टूथब्रश खरीदना है, टूथपेस्ट खरीदना है, शुगर खरीदना है, तो मेरे पास कंसिडरेबल बाइंग पावर है, इसलिए आज से कि आई हैव ऑप्शंस। अगर एक ब्रांड नहीं है तो मैं दूसरा ब्रांड खरीद लूंगा, तीसरा ब्रांड खरीद लूंगा। तो यहाँ पे जो सप्लायर है वो बायर के रहमो करम पे है, ये सारी पावर बायर के पास है। दूसरे केस में ऐसा भी हो सकता है कि सारी पावर सप्लायर के पावर हो या मोस्ट ऑफ द पावर सप्लायर के पास हो। जैसे मिसाल के तौर पर कराची में अगर कराची इलेक्ट्रिक बिजली बंद कर दे तो कराची वाले अंधेरे में बैठे रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे सप्लायर की कंसीडरेबल पावर है। तो जिस भी मार्केट में आप एंटर होते हैं, उस मार्केट को अगर आपने एनालाइज करना है तो ये 5 एंगल से आप एनालाइज करेंगे, और ये एनालिसिस का माइकल पोर्टर्स 5 फोर्सेस मॉडल कहलाता है। आज के इतना ही रखते हैं, क्योंकि मेरा ख्याल है मैंने बताया ना कि इस चैप्टर को करने में टाइम लगेगा। रीजन इज के भाई इसमें बहुत चीजों की डिटेल है। सर एक चीज पूछनी है, क्वालिटी और प्राइस जो है ये कितना एक दूसरे से पर्टेन करते हैं बायर के लिए? क्योंकि देखें हम ये देखते हैं जब जहाँ क्वालिटी अच्छी होती है वहाँ प्राइस ज़्यादा होती है, और जहाँ क्वालिटी कम होती है वहाँ प्राइस भी कम होती है। अब बात आ जाती है कि बायर की जो उसकी हद है बाय करने की, या लिमिट कह लें, या उसकी सोर्स ऑफ इनकम है, तो मेजॉरिटी आप क्या समझते हैं कि इसमें फिर जो लो कैटेगरी या मिडिल कैटेगरी वो किस तरफ जाएंगे? देखिए, बिजनेसेस में ना सेगमेंटेशन बने होते हैं, सेगमेंट बने हुए होते हैं। बात सेगमेंट प्राइस कॉन्शियस होती है, तो वो प्राइस के बेसिस पे परचेज करते हैं, उनके पास कम डॉलर्स होते हैं स्पेंड करने के लिए, तो उनको प्रायोरिटाइज करना पड़ता है, ठीक है। लेकिन बाज लोग होते हैं उनके पास बहुत पैसा होता है, तो उनको इतने ज़्यादा प्राइस कॉन्शियस नहीं होते वो। इसीलिए आप देखें कि जो इस चीज़ को समझते हुए आपके यूनिलीवर लाइफ बॉय बनाता है, यूनिलीवर लक्स भी बनाता है, यूनिलीवर डव भी बनाता है। तीनों सोप है। 3 सोप क्यों बनाता है? इसलिए बनाता है कि एक प्राइस कॉन्शियस मार्केट है जिसको सोशियो इकोनॉमिक्स लोअर सोशियो इकोनॉमिक क्लास कहते हैं, वो लाइफ बॉय खरीदते हैं, उनके लिए लाइफ बॉय बनाता है। वो प्राइस कॉन्शियस है, वो साबुन इतना अच्छा नहीं है जितना लक्स है। मिडिल मार्केट जो जरा कम प्राइस कॉन्शियस है, जो ज़्यादा बेहतर क्वालिटी की चीज़ चाहती है, उनके लिए वो लक्स बनाते हैं। और अप मार्केट जो प्राइस कॉन्शियस नहीं है, उनके लिए वो डव बनाते हैं। तो इसलिए मार्केट डिफरेंट, एक ही मार्केट में डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं। जो प्राइस कॉन्शियस सेगमेंट होता है वो मेहरान खरीदता है, और जो प्राइस कॉन्शियस सेगमेंट नहीं होता है वो अकॉर्ड खरीदता है या मर्सिडीज खरीदता है। इस तरह से मार्केट डायनामिक्स काम करती है। तो आप किसी चीज़ के बारे में हतमी तौर पे आप फतवा नहीं दे सकते सवाए इसके कि जो कमोडिटी आइटम हो। कमोडिटी आइटम एक ही प्राइस, मार्केट क्लियरेंस प्राइस पे सेल होते हैं। ओके जी, मोहित साहब बोले आप, यू वांट टू से समथिंग? नहीं सॉरी, वो हैंड रेज ही रह गया था मेरे, आपकी बात तो ओके। तो ये मार्केट की डायनामिक्स होती है डिफरेंट चीज़ों में। मैं एक ज़माने में इंग्लैंड गया था, तो लंदन गया था, तो मैंने हैरिड्स में भी चला गया। मैंने कहा कि बेगम के लिए कुछ परचेज कर लूँ, तो जो सबसे सस्ती चीज़ नज़र आई वो मुझे एक स्वेटर नज़र आया, स्लीवलेस स्वेटर था,
उसकी कॉस्ट थी 50,000 रुपीज़ और वो मेड इन कश्मीर था। तो वो इसलिए कि हैरोल्ड का ब्रांड है, हैरोल्ड की क्वालिटी है, हैरोल्ड में जो है वो लेडी डायना शॉपिंग के लिए जाती थी, तो इसलिए वहाँ के प्राइसेस उसी हिसाब से। तो ये मार्केट सस्ता खरीदना तो गलत बात है। नहीं, क्यों गलत बात है, सस्ता कुछ खरीदना। अच्छा ले लेते हैं ना। हाँ, बाज लोग इस वजह से भी, जैसे आप रेस्टोरेंट में कॉफी पीने क्यों जाते हैं, 400 रुपए की कॉफी पीते हैं, बिकॉज यू वांट टू बी सीन देयर। ये आपके सोशल स्टेटस का मसला है, इसलिए आप 400 रुपए की कॉफी पीते हैं, ठीक है, या 5,000 रुपए का खाना खाते, कि यू वांट टू बी सीन देयर, तो इसलिए आप प्रीमियम खर्च करते हैं। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह अब वेंसडे को, नहीं आप लोगों से नहीं, अब इंशाल्लाह तो कल आप लोगों से मुलाकात होगी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज सर। ओके, थैंक यू सर। असलम साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज जी। सर कल की टाइमिंग कंफर्म कर देंगे प्लीज। वही है जो पहले है, पहले क्या थी, 1 2 3 1 2 3 वही रहेगा जी जी।